जय हिंद, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत होने जा रही है, जो कि बात करता है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। तो कहानी हम लोग कहां तक पहुंच चुकी है, इसको एक बार रिकलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग आज के इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर बहुत फैक्ट्स हैं। देर आर सो मेनी फैक्ट्स की मतलब आप गिन भी नहीं सकते। और इसीलिए शायद ये चैप्टर जो है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां से बहुत सारे सवाल प्रीवियसली पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस फैक्ट्स को कैसे हम लोगों को देखना है, कैसे करना है, वो भी हम लोग आज मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन का पीडीएफ आप यहां से निकाल लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है मेरा, यहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और इसका सेशन का पीडीएफ भी यहां से आप ले सकते हैं। नाउ पहले बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको कुछ चीजों को रिकलेक्ट कराऊंगा। देखिए, चैप्टर नंबर 1 तो हमारा था, सोर्सेज की बात कर रहे थे हम लोग कि कैसे हमको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है ना। इट वाज दैट सिंपल कि ठीक है भैया, सोर्सेज में हम लोग देख लेंगे, आर्काइव्स हैं, कुछ नॉन आर्काइव्स हैं, ऑल दैट। चैप्टर नंबर 2 में हमारा क्या था? 2 में था अप्रोचेस टू हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो वो भी हमारा ठीक है, मतलब नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यस पढ़ना तो ऑफकोर्स पड़ेगा। तो वो दो चैप्टर आप छोड़ दीजिए। चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि जब पुर्तगालियां आए थे, भारत पहुंचे थे, तो एक कहानी थी कि कैसे ये पोर्चुगल पहुंचा, है ना। हमने सबकी कहानी देखी थी, कैसे एक एक करके जो है ये पोर्चुगीज आए, एंड देन कैसे फाइनली यू विल फाइंड कि इंग्लिश जो है वो हमारे यहाँ अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, है ना। और फिर चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि जब ये एडवेंट हो रहा है यूरोपियंस का, तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत में उस वक्त क्या हालात थे, ये भी हमने डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद जो लास्ट चैप्टर था, यानी कि चैप्टर नंबर 5, वहां पर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से अभी अंग्रेज जो फ्रांस को भी एलिमिनेट कर चुके हैं, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के अंदर वो 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी, याद करिए, बैटल ऑफ सैंटोम, बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ वांडीवॉश। तो बैटल ऑफ वांडीवॉश से फ्रेंच का जो थ्रेट था वो टोटली खत्म हो गया था इंग्लिश के लिए, और अब इंग्लिश जो है वो आगे बढ़ चुका था। अब जब इंग्लिश आगे बढ़ा तो उसके लिए पहला टास्क क्या होगा कि जो भी हमने टेरिटरीज भारत में जीते हैं, कैसे उसको हम कंसोलिडेशन करें, यानी कि कैसे उस पर अपनी ग्रिप बनाएं। और फिर हमने यहां पर देखा था कि धीरे धीरे बंगाल से ही बैठे बैठे ये अलग अलग स्टेट्स को अंग्रेज जो है वो हराना शुरू करते हैं। और हमने चैप्टर नंबर 5 को 4 पार्ट्स में देखा था। बेसिकली मैंने डेलिबरेटली उसको 4 पार्ट्स में दिया ताकि आपको पता रहे कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जो पहला पार्ट था उसमें मैं आपको बताया था एंग्लो माइसोर वॉर्स के बारे में, और वहां मैंने आपके साथ 4 एंग्लो माइसोर वॉर को डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने आपको बेसिकली कहा था कि देखिए, अंग्रेजों ने 2 तरीके निकाले थे कैसे भारत के ऊपर कब्जा किया जाए। एक तो था कि वॉर, सीधे लड़ाई लड़ लो और उनको हरा दो वॉर में और उस पर कब्जा कर लो। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका, क्या क्या था? रिंग फेंस पॉलिसी थी, है ना। हमने देखा था रिंग फेंस पॉलिसी के बाद सब्सिडियरी अलायंस था, फिर हमने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मैं कह सकता हूं डिप्लोमेटिक तरीके थे जिससे भारत के ऊपर कब्जा किया गया था। राइट, अब आई होप आप ये सारे रिंग फेंस पॉलिसी और सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब आपको याद होगा। और मैंने जब आपको ये 4 पार्ट से पढ़ाया तो मैंने क्या बताया आपको? पहला वाला पार्ट है वो एंग्लो माइसोर के ऊपर था, 4 एंग्लो माइसोर वॉर्स। पार्ट नंबर 2 एंग्लो मराठा वॉर्स के ऊपर था, जहां 3 एंग्लो मराठा वॉर्स डिस्कस करी थी हमने। फिर उसके बाद पार्ट 3 वॉज एंग्लो सिख वॉर। हमने पूरी कहानी महाराजा रंजीत सिंह से लेकर आखिरी दलीप सिंह सब तक पढ़ी थी, पूरा देखा था हमने कैसे ये सिख को अल्टीमेटली जो है अंग्रेज अपने कंट्रोल में यहां पर लेते हैं। एंड देन उसके बाद पार्ट 4 जो था, मैंने आपको उसमें कहा था कि भाई ये जो अंग्रेज हैं उनको एक खतरा मंडराता था, वो ये था कि शायद ये रशिया जो है हमारे ऊपर इन्वेड कर सकता है, और ये जो अफगानी हैं ये भी बार बार रेड करते हैं। सो बेसिकली दे वांटेड कि हमारे जो अगल बगल के कंट्रीज हैं, इंडिया से लगे हुए जो कंट्रीज थे, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश करे। और हमने वहां पर यही देखा था, हमने बहुत सारी यहाँ लड़ाइयां देखी थी, जैसे एंग्लो अफगान वॉर देखी थी हमने, जो बर्मा के साथ लड़ाई थी, ठीक है, एंग्लो बर्मीज वॉर को डिस्कस किया था, तिब्बत के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, अफगान के साथ, हमने इन सबको डिस्कस किया था। राइट, तो यहां तक की कहानी हमने देख ली है। ये आपका एक यूनिट 2 जो है ये इंडिविजुअली कंप्लीट हो गया है। अब हम यहां से यूनिट 3 पे है बेसिकली किताब, अगर आप देखोगे, और यहां जो चैप्टर है वो यही कि अगला चैप्टर इसका कौन सा है? 1857 का रिवोल्ट होगा। लेकिन 1857 के रिवोल्ट से पहले ऐसी बहुत सारी कोशिशें करी जा रही थी अंग्रेजों का विद्रोह करने की, क्योंकि अब तक जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था, वो कब्जे की वजह से उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी ज्यादा सफोकेटिंग और एक्सप्लॉइटेटिंग नेचर की थी कि हर वर्ग का लोग जो है अब इनके खिलाफ जो है आवाज उठा रहे थे। तो हमें ऐसा लगता है आई एम सॉरी
तो हमें ऐसा लगता है कि 1857 का रिवोल्ट जो है पहला रिवोल्ट है। इससे पहले कोई रिसेंटमेंट नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे रिसेंटमेंट, बहुत सारे हमको एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों का विद्रोह करते हुए लोग दिख रहे थे, और पूरे हिंदुस्तान में हम जगह जगह अपराइजिंग्स, जगह जगह रिवोल्ट्स, जगह जगह हम मूवमेंट्स होते हुए देख रहे थे। तो ये चैप्टर इसी बात को बताता है कि 1857 के रिवोल्ट से पहले वो कौन कौन से अपराइजिंग्स थे, कौन कौन से रिवोल्ट्स थे जो हो रहे थे। आई होप आपको कहानी समझ में आ रही है कि हम किस चीज के बारे में बात करना किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि जब हम बात करेंगे इन रिवोल्ट्स की, तो ये पूरा चैप्टर जो है ना दोस्तों, ये बहुत फैक्चुअल चैप्टर है। यानी कि बहुत सारे आपको इसमें रिवोल्ट्स मिलेंगे, बहुत सारा आपको फैक्चुअल कंटेंट है जो आपके प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, वैसे तो हम अगर ट्रेंड देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ट्रेंड बिल्कुल डिक्लाइनिंग हुआ है। दो सवाल आपको देखने को मिले प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी सवालों का जो ट्रेंड है नीचे गिरता दिखा है, और एंशिएंट और मिडिवल को ज्यादा वेटेज देखते हुए मिला है। बट द पॉइंट इज कि अगर इस प्रकार से मॉडर्न का ये ट्रेंड नीचे चला गया है 2 क्वेश्चनों तक, तो ये कभी भी बाउंस बैक कर सकता है ना। मतलब कोई इतना नीचे चला जाए तो इसका मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है कि 2 की बजाय वो कभी भी 10-12 करेगा, क्योंकि एक ट्रेंड लोग फॉलो करने लगते हैं कि अरे मॉडर्न हिस्ट्री तो अब इतना हो गया है तो हम मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ देते हैं, है ना। मैं एंशिएंट पे फोकस करूंगा, मैं मेडिवल पे फोकस करूंगा, और जिस बार आप एंशिएंट और मेडिवल पे फोकस करोगे, यूपीएससी आपकी उसी साल जो है क्लास ले लेगा, और मॉडर्न हिस्ट्री से भर के बोलो 15 सवाल 18 सवाल आ जाए, है ना, और एंशिएंट और मेडिवल से बोलो एक सवाल भी ना पूछे, तो यू नेवर नो। तो हमें अपनी प्रिपरेशन फुल्ली प्रिपेयर, हमें अपने आप को पूरे तरह तैयार रखना है, चाहे वो कुछ भी पूछे। तो नहीं पूछा गया है या डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले सालों में नहीं आ सकता। ये एक अलार्मिंग चीज है कि अगर कई सालों से कम होता जा रहा है तो कभी भी बढ़ सकता है, एंड दैट इज वाई आपको उस चीज को अपॉर्चुनिटी लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो है अब आज डिस्कस कर रहे हैं वो अपराइजिंग्स के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन सी वो अपराइजिंग्स थी, तो बहुत फैक्चुअल कंटेंट है। मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप जब देखोगे तो आप लोग क्या करिएगा, ये जो अपराइजिंग्स है ना, मैंने बहुत अच्छे से डिवाइड कर रखा है, किताब में डिवीजन है तो हमने भी उसको डिवाइड करके यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन आप एक चार्ट बना लीजिएगा, मूवमेंट का नाम लिखिएगा, लीडर का नाम लिखिएगा, रीजन लिखिएगा कहां पर हुआ, और उसके मिसलेनियस पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स में आप एक टेबल बना लीजिए और इन टेबल को अपने कहीं दीवार पर चिपकाते जाइएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप इस चैप्टर को कवर कर पाओगे। फेजेस में इस चैप्टर को याद करिएगा, पहले उन अपराइजिंग्स को लीजिएगा जो मेजर अपराइजिंग्स है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली नहीं तो 50 60 70 इतनी अपराइजिंग्स दी हुई हैं मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। इफ नॉट 50, मतलब मैं कह सकता हूं 23 और 10 33 35, यस, मतलब 50 तो मिनिमम है जो दी गई हैं। तो आपको पहले कौन सी याद करनी है, मैं कुछ टिक मार्क्स करता हुआ चलूंगा। ठीक है, और आप पहले उन पे फोकस करिएगा, क्योंकि वो, और ज्यादा नहीं है, लगेगा कि बहुत बड़ा चैप्टर है, बट एक्चुअली बड़ा होगा नहीं। सिर्फ आपको ना मेन चीजें पता होनी चाहिए कि ये रिवोल्ट था, उसके ये लीडर थे, ये रीजन है, ये साल है, और ये रीजन था उसका रिवोल्ट का। यही आपको पॉइंट्स आते हैं। कभी मेंस में भी आता है तो आप मेंस में मेजर अपराइजिंग्स को याद कर सकते हैं, है ना, या आपको रिकलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहां पर बात यही है कि हमें यह लगता है कि 1857 का रिवोल्ट जो है ये फर्स्ट मेजर रिसेंटमेंट था, पहली बार हमने अंग्रेजों के खिलाफ रिसेंटमेंट किया। इनफैक्ट हम 1857 की वॉर को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, है ना। तो बट द पॉइंट इज इट वाज नीदर द फर्स्ट वॉर, ऐसा तो है नहीं कि पहली वॉर थी, एंड नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ना ही हमको इस लड़ाई से आजादी मिली। आजादी हमको इसके भी 90 साल के बाद मिली। So it was neither the first war nor the war of independence. Still it is called the first war of independence. 2 सवाल है आप लोगों के लिए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। It was neither the first war nor the war of independence. Still it is called the first war of independence. ये किसने दिया। और दूसरा आपको सवाल जो आपके लिए है कि ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसको क्यों बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाई इट इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये सवाल दोनों आप मुझे बताइएगा। बट राइट नाउ आपको ये समझ में आ रहा है कि 1857 का जो हमें लगता है, सॉरी, तो 1857 का जो वॉर हुआ यहां पर, उससे पहले भी कई सारे वॉर यहां पर हो रहे थे, है ना। There were many incidents before 1857 revolt which reflects that all was not well, क्लियर है। आई होप द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट थे। चलिए एक एक करके यहां देखते हैं कि कौन कौन से रिवोल्ट जो है यहां पर थे। देखिए, सेवरल सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी हु वर अफेक्टेड बाय ब्रिटिश रूल। तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश रूल से कुछ ही लोग अफेक्टेड हुए हो, ब्रिटिश रूल से कई सारे लोग अफेक्ट हुए थे। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली जो है,
ऑल राइट, सो वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा फोन मैंने साइलेंट करना भूल गया तो दिस, और पूरा मेरा रिदम टूट गया। एनीवे, ऑल राइट, सो अभी मैंने साइलेंट कर दिया उसे। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए इस जब ये ब्रिटिशर्स का रूल आया तो उनकी जो पॉलिसीज थी इतनी एक्सप्लॉइटेटिव थी, इतनी ज्यादा ऑपरेसिव थी, इतनी ज्यादा सप्रेसिव पॉलिसीज थी कि भारत में रहने वाला हर तबके का व्यक्ति जो है उससे परेशान था। और हर तबके का लोग, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग को बिलोंग करते हो, सब अंग्रेजों की इन पॉलिसी से परेशान थे। ठीक है, तो द पीजेंट्स, चाहे हम पीजेंट्स की बात करें या हम आर्टिसंस की बात करें या हम ट्राइबल्स की बात करें, किसी की बात भी करें, हम पीजेंट्स की बात करें, हम आर्टिसंस की बात करें, हम ट्राइबल्स की बात करें, किसी की बात करें, इनफैक्ट रूलिंग क्लास में वो राजा या वो रूलिंग क्लास या वो रूलिंग लोग जो पहले रूल कर रहे थे, अभी भी रूल कर रहे हैं, या फिर वो डिस्पोजेस्ड हो गए हैं, यानी कि वो अब रूल नहीं कर रहे हैं, उनको हरा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। या फिर मैं इनफैक्ट उन सोल्जर्स की बात भी करूं जो अभी एक्टिव हैं और वो नौकरी में है, या फिर वो सोल्जर्स हैं, या फिर उनकी बात भी करूं कि जिनकी सेना को हरा दिया गया है और वो सोल्जर्स की सेना, जो सोल्जर्स थे वो अब राइट नाउ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक टोटली डीमोबिलाइज हो चुके हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कहने का कि कोई भी तबका हो, सब लोग जो है यहाँ पर ब्रिटिश के इन पॉलिसी से अफेक्टेड थे, है ना, एंड दे फॉट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट, एट टाइम्स सेपरेटली एंड एट टाइम्स टुगेदर। तो ये सभी लोग, पीजेंट्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, ये आपके सोल्जर्स भी हो गए, है ना, ये सभी लोग जो है यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। बट द पॉइंट इज, कभी एक टाइम पर लड़ते हैं, कभी अलग अलग टाइम पर लड़ते हैं, अलग अलग जगह पर लड़ते हैं। तो अभी तक जो सिनारियो है वो यही है कि लोग 1857 से पहले लड़ तो रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज तो उठा रहे थे, लेकिन ये उनकी आवाज एक साथ नहीं थी, ये लोग यूनाइट नहीं थे और अलग अलग जगह अपनी कंडीशंस के लिए, अपने अपने बेटरमेंट के लिए ही यहां पर ये लोग आवाज उठा रहे थे। और बिकॉज दे वर नॉट यूनाइटेड, दैट इज वाई अंग्रेजों को ये बेनिफिट मिला और वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे उनको सप्रेस करने में। कहीं भारत और पहले ही यहां पर यूनाइट हो जाते ये लोग, तो शायद हम आजादी और पहले हमको मिलती। लेकिन अभी 1857 से पहले लोग लड़ तो रहे हैं, आवाज तो उठा रहे हैं, अपने ग्रीवियंसेस को रखते हैं, अपराइजिंग्स कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग समय पर यहां पर हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि बनारस में एजिटेशन हुआ था 1810 में, क्यों हुआ था? अगेंस्ट अ हाउस टैक्स इंपोज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो हाउस टैक्स इंपोज कर दिया था उसके खिलाफ यहां पर लोगों ने आवाज उठाई थी। सिमिलरली आप सूरत के राइट्स हुए थे यहां पर, क्योंकि उस पर सॉल्ट ड्यूटी की वजह से ये राइट्स हो गए थे। देन उसके बाद बरेली की बात करेंगे तो 1816 में आप देखोगे पुलिस टैक्स और म्युनिसिपल टैक्सेस जो लग गए थे, इसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। तो इस प्रकार से तो कुछ एग्जाम्पल हैं। आप देखिए हिंदुस्तान के छोटे से छोटे शहर और गांव और फॉरेस्ट, जंगल, सब जगह आपको ये रिवोल्ट अंग्रेजों के खिलाफ देखते हुए मिलेगी। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना। सो द इंटरेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस लोग कर रहे थे, डिफर्ड इन सेंस दैट ईच सेक्शन हैड डिफरेंट ग्रीवियंसेस, हर सेक्शन के अपने अलग अलग ग्रीवियंसेस थे, लेकिन सभी सेक्शन यहां पर एक बात पे कन्वर्ज होते थे अल्टीमेटली आके, कि हमको ब्रिटिश रूल को यहां पर जो है वो एंड करना है, हमको ब्रिटिश रूल को यहां पर जो है फाइनली एंड करना है। तो एक बात यहां पर हमें मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गई कि लोग जो है वो आवाज उठा रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका रेजिस्टेंस जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं एक समय पे नहीं है और यूनाइटेड रूप से नहीं है। लोग अपने अपने कंडीशंस, अपने अपने लिए, अपने अपने मुद्दों को लेकर यहां अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर पहले बात यह है कि अंग्रेज जब आए थे तो उससे पहले क्या कंडीशन थी, और अंग्रेज जब आ गए तो उसके बाद क्या कंडीशन थी। देखिए, जब अंग्रेज नहीं थे उससे पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो राजा महाराजा की हाई डिमांड होती थी लैंड रेवेन्यू की, है ना। ऐसा नहीं है कि उस वक्त जो लोग हुआ करते थे उनको परेशानी नहीं थी, उनको भी परेशानी थी, वो भी हाई लैंड, जो हाई लैंड रेवेन्यू का डिमांड होता था उससे परेशान होते थे। इनफैक्ट आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उससे भी परेशान होते थे लोग, और इतना जो बुरा व्यवहार करते थे राजा महाराजा लोगों के साथ, लोग उससे भी परेशान थे। तो अंग्रेजों के आने से पहले भी लोग परेशान थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो इन लोगों की प्रॉब्लम्स और ज्यादा यहां पर बढ़ गई, है ना, और ये प्रॉब्लम यहां पर इंक्रीज हो गई। मोर एनिलेशन ऑफ इंडियंस बिगैन, और जब और ज्यादा एनिलेशन हुआ, अभी तो चलो ये राजा महाराजा हमारे ही हुआ करते थे या भारत में यहां पर थे, लेकिन जब अंग्रेज यहां पर थे तो अब भारत के लोगों की कोई भी सुनने वाला नहीं था। नो वन टू हियर द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडियंस, राइट। कंपनी वाज मियरली इंटरेस्टेड इन एक्सट्रैक्टिंग रेवेन्यू। कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, वो सिर्फ अपना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने के मतलब से यहां पर काम कर रही थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसके साथ इंसाफ हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है। कॉलोनियल लॉ और जुडिशरी सेफगार्डेड द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स कोलैबोरेटर्स। तो जो सरकार और सरकार के साथ जो लोग मिलकर काम कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये लैंडलॉर्ड्स होते थे, ये मर्चेंट्स थे, ये मनी लेंडर्स थे, ये सारे लोग जो है इनका
सेफ गार्डिंग जो है ये जुडिशरी या फिर कॉलोनियल लॉ जो है वो करता था। यानी कि अंग्रेजों की सरकार के साथ जो उनको हेल्प कर रहे थे लोग, अंग्रेजों के रूल को बढ़ाने के लिए, अंग्रेजों को इकोनॉमिक फायदे दिलाने के लिए, उन लोगों को यहाँ पर कॉलोनियल लॉ बचाता था। रेस्ट बाकी लोगों को सिर्फ रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने से मतलब था कि उनसे कैसे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाए। इससे आउटकम क्या हुआ कि लोगों के पास कोई और ऑप्शन था नहीं इसके अलावा कि उनको हथियार उठाने पड़े और उनको यहाँ पर आर्म्स टेकअप करने पड़े और अपने आप को डिफेंड जो है वो करना पड़ा। और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ अलग अलग जगह कंट्री में हमें अपराइजिंग्स और रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल पीपल वर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पीपल लिविंग इन द मेनलैंड। अब एक बात ये भी थी कि जो ट्राइबल लोग थे, है ना, यही ट्राइबल पीपल हु आर लिविंग इन द जंगल एरिया, है ना, ट्राइब्स में रहते हैं लोग, है ना, तो जो लोग ट्राइबल पीपल हैं उनकी कंडीशन कोई बहुत अलग नहीं थी उनसे जो लोग मेन लैंड में रह रहे हैं। ये बताने का मतलब ये है, इसका मकसद ये है ये बताना कि चाहे वो ट्राइबल लोग हों जो कि ग्रामीण इलाकों में और रूरल एरियाज में रह रहे हों, एकदम रिमोट एरियाज में रहते हों, या फिर कुछ लोग वो जो मेनलैंड में भी रह रहे हों, चाहे कैसे भी लोग हों, अल्टीमेटली उनको वो दोनों ही लोग इतने अलग अलग जगह रहते हैं, इतने अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं, उसके बाद भी वो दोनों ही लोग, दोनों प्रकार के लोग एक ही जैसा एक्सप्लॉयटेशन, सप्रेशन और ऑपरेशन अंग्रेजों का झेल रहे थे। ठीक है, तो यहां से जब हम शुरू करेंगे, पहला चीज यही है कि व्हाट वर द फैक्टर्स, ये अपराइजिंग क्यों हुई। पहले तो हमें समझना है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द अपराइजिंग्स, ये अपराइजिंग्स हुई क्यों। तो दोस्तों आपको किताब के अंदर यहाँ पर ना आपको ऐसे 5 रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं और इन 5 रीजंस को हमें थोड़ा एक्सपैंड करके यहाँ पर लिखना है। पहला है कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। अब देखो अभी हमने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पढ़े नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा मोटे रूप से बता देता हूँ कि क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए तो जाहिर सी बात है कि उनको लैंड कब्जा कर चुके थे। अब वो जो लैंड है उनकी कंट्रोल में आ गई है। अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया था, वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने लग गए थे, रेवेन्यू उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे उनको, है ना। अब जब उनको दीवानी राइट्स हैं तो उन्होंने क्या किया, अब ये रेवेन्यू कैसे लिया जाए उसके लिए उन्होंने कुछ लैंड रेवेन्यू सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। जैसे आपने सुना होगा परमानेंट सेटलमेंट सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा महलवारी सिस्टम, है ना, जैसे आपने सुना होगा रैयतवारी सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पर अंग्रेज जो है इन कुछ सिस्टम्स के थ्रू जो है वो लैंड रेवेन्यू लेते जिया करते थे। लेकिन ये जो लैंड रेवेन्यू थे, ये लैंड रेवेन्यू आप देखोगे तो काफी हैवी बर्डन डाल रहे थे, है ना। हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस जो है हमको देखने को यहाँ मिलता है। इवेक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम लैंड्स, इंक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड। तो जो कॉलोनियल का यानी कि अंग्रेजों का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ना, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से लोगों के ऊपर बहुत हैवी बर्डन पड़ा टैक्सेस का। इसके अलावा इन लोगों की, अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से लोगों को इवेक्ट कर दिया गया, यानी कि उनको जमीन से हटा दिया गया, उनका कोई ओनरशिप नहीं बची। और तीसरी बात यह है कि ट्राइबल की जो लैंड्स थी उनके ऊपर इंक्रोचमेंट कर लिया गया। ये पहला रीजन था क्यों ये अपराइजिंग्स यहाँ पर होना शुरू होती है। तो आपको पता ही है ना कि अंग्रेज ने कब्जा कर ही लिया है। अब जब कब्जा कर लिया है, पॉलिटिकली दे आर इन पावर। अब इतना बड़ा कंट्री पॉलिटिकली कैप्चर करके बैठे हैं, दे नीड मनी, पैसा चाहिए, कैसे चलाओगे वरना, है ना, पैसा चाहिए। और पैसा लेने के लिए ये तरीके यहाँ अपनाए। पहला था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो हो रहे थे, कॉलोनियल लॉज सिर्फ और सिर्फ उनसे पैसा निचोड़ने के मकसद से यहाँ बनाए गए। दूसरा एक्सप्लॉयटेशन इन रूरल सोसाइटी। अब जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों ने जो रूरल एरियाज थे उनको टोटली एक्सप्लॉइट किया, है ना, उनको टोटली एक्सप्लॉइट किया। कैसे, क्या किया गया कि भाई अभी तक तो क्या होता था, जब तक अंग्रेज नहीं थे, ठीक है, तब तक तो राजा है और ग्रामीण इलाके के लोग होते थे, राजा अपनी प्रजा की बातें सुनता था। बट अब सिचुएशन क्या हुई कि अब अंग्रेज सीधे गांव में नहीं जा रहे हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने, बल्कि उन्होंने बीच में बिचौलिया डाल दिए, इंटरमीडियरी को यहां डाल दिया, है ना। तो ग्रोथ ऑफ इंटरमीडियरी हमको देखने को मिलता है। ये इंटरमीडियरी रेवेन्यू कलेक्शन का काम यहां पर कर रहे हैं। ये इंटरमीडियरीज रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे थे। ये इंटरमीडियरीज एक तरह से और क्या मतलब, ये एक मतलब ग्रोथ ऑफ इंटरमीडियरी हुआ फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। टीनेंट्स, मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइटिंग पीजेंट्स, ये भी हो रहा था। जो मनी लेंडर्स थे, जो पीजेंट्स को पैसा दे रहे हैं, वो भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मनी लेंडर्स भी सरकार की तरफ ही होते थे, गवर्नमेंट की तरफ ही होते थे। तो ऑल दीस थिंग्स, नंबर 2 रीजन हो गया। नंबर 3 एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल लैंड्स। अब इंपॉर्टेंट चीज ये था कि देखो ट्राइबल की लैंड्स है, ट्राइबल वाले लोग जो होते हैं ना, इनका कल्चर एकदम अलग होता है ना, ये अपना कल्चर अलग रखते हैं, इनका बिलीफ अलग होता है, इनका फेथ अलग होता है। तो दे हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए वो इन ट्राइबल लैंड्स में इंक्रोच कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बना दिया, है ना, जैसे उन्होंने कह दिया कि अब इस जंगल के अंदर कोई भी जो है फ्यूल वुड कलेक्शन या फिर कोई फ्रूट कलेक्शन या किसी भी प्रकार की ग्रेजिंग एक्टिविटी, ये सब नहीं होगी। अब ट्राइबल्स जिनका एक्चुअल लाइफस्टाइल या जिनकी जिंदगी इन जंगलों के ऊपर ही गुजरती थी, अब चूंकि इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स अंग्रेज ने ले लिए थे कि इन ट्राइबल्स का जो लाइफ था, वो यहाँ उनका जो लाइफस्टाइल था उस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा था। और इसी वजह से ये ट्राइबल्स जो है काफी ज्यादा
क्या कर हो रहा था, इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा था। तो एज सिंपल एज दैट कि ट्राइबल्स की जिंदगी ये आपके इन एरियाज से ही गवर्न होती थी, मतलब ये लोग इन एरियाज में रहते ही थे, है ना, अलग रहते हैं, इनका अलग फेथ है, अलग कल्चर है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। लेकिन जब अंग्रेज अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को अप्लाई करते हैं तो वो इन ट्राइबल्स का राइट्स नहीं छीन रहे हैं, उनका लाइवलीहुड भी छीन रहे हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी, इनका कमाना खाना, इनका रहना सहना सब कुछ इसी एरियाज में होता है। यानी कि जो आपके जंगल वाले एरियाज होगा या फिर वॉट एवर वी कैन से कि आपका एकदम जहां ये आइसोलेशन में रहते हैं, ठीक है, और अंग्रेज उनको पकड़ रहे हैं। लॉस ऑफ ट्राइबल पीपल कंट्रोल ओवर द एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट लैंड। तो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर से या फिर जो एग्रीकल्चर लैंड थी, है ना, उनके ऊपर से कंट्रोल इन ट्राइबल्स का खो रहा था और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास उनका उन जमीनों का कंट्रोल जो है वो जा रहा था। दिस वाज द थर्ड रीजन क्यों यहाँ पर जो है ये अपराइजिंग्स होती है। चौथा, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वैसी बात है, और जब ब्रिटिश यहाँ आ गए थे तो वो अपने जो उनकी कंट्री में गुड्स बने हुए थे उसको वो प्रमोट करते थे, और भारत के अंदर जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उसको बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिलता है, राइट। तो हमारे यहाँ जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे इंडियन हैंडलूम्स हैं, उनको डैमेज हुआ, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हैं उनको डैमेज हुआ, और जो ब्रिटिश गुड्स थे जो प्रमोट करने थे विद हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। पॉइंट इज ब्रिटिश गुड्स वर प्रमोटेड, ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट किया गया। यानी कि क्या होता था कि अंग्रेजों से, ब्रिटिश के यहाँ से कोई गुड्स इंडिया आया तो उस पर कोई भी मतलब बहुत कम उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, है ना, या लगाते ही नहीं थे, इनफैक्ट, है ना, लगाते ही नहीं थे। तो ये क्या होगा, ये सिंपली क्या होता था कि गुड्स इंडिया में आ गया, और जो हमारे इंडियन गुड्स होते थे, यानी कि वो गुड्स जो इंडियन इंडस्ट्रीज बनाती थी उस पर हैवी टैक्सेशन किया जाता, ताकि जो इंडियन इंडस्ट्रीज चीजें बना रही हैं वो महंगी हो जाए, है ना। तो ब्रिटिश गुड्स जो है सस्ते हो जाते थे, इंडियन गुड्स महंगे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है जो सस्ता चीज होगा लोग उसी को खरीदेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है नंबर फोर्थ रीजन वाज कि हमारी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत बुरा यहाँ पर फर्क पड़ा, बहुत बुरी तरह से उस पर इंपैक्ट हुआ। क्यों? और क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स को हैवी प्रमोशन देखने को मिल रहा था। फोर्थ पॉइंट। नंबर 5 मैं आपको ऑलरेडी कवर कर दिया, इसी के साथ ही इंडिजिनस इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रक्शन हुआ, यानी कि जो आपकी हैंडमेड इंडस्ट्रीज, जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, है ना, उनको बुरी तरह से खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया लोकल इंडस्ट्रीज को। और जो वर्कर्स थे, अब ये वर्कर्स मजबूरन चूंकि अब इनकी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई हैं तो मजबूरन उनको क्या करना पड़ा, दे हैड टू माइग्रेट टू एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर की तरफ माइग्रेट करते हैं। इससे क्या हुआ, अब ऑलरेडी बहुत सारे लोग किसानी खेती कर रहे हैं, अब होगा क्या कि अगर ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में जाएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि लैंड के ऊपर जो है वो प्रेशर यहां पर बढ़ेगा। अब लैंड होल्डिंग्स तो उतनी ही है, अब लोग बांट रहे हैं खेतों को या फिर ज्यादा टिलिंग कर रहे हैं, सॉइल की सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि लैंड के ऊपर यहाँ पर प्रेशर जो है वो पड़ेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर 5 फैक्टर्स थे कि क्यों ये अपराइजिंग्स हमको देखने को मिलती है, लोगों की अपराइजिंग्स हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ जो अपराइजिंग्स है, पीपल अपराइजिंग्स की हम बात कर रहे हैं, पीपल अपराइजिंग्स बेसिकली हम इस चैप्टर में 4 तरीके से पढ़ेंगे। एक होगा आपका सिविल अपराइजिंग्स, एक होगा आपका पीजेंट अपराइजिंग्स, एक होगा आपका ट्राइबल अपराइजिंग्स, एक होगा आपका सिपाही म्यूटिनी, यानी कि वो सोल्जर जो आपके उसमें थे, क्या कहते हैं, अंग्रेजों के उसमें सेना में थे एक तरीके से, और वो सोल्जर्स ने म्यूटनी कर दी थी, है ना, विद्रोह कर दिया था, म्यूटनी हो गई थी, तो वो भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमें बेसिकली पीपल की अपराइजिंग्स देख लिया कि क्या कारण थे, और ये अपराइजिंग्स 4 तरीके से होंगी, एक सिविल अपराइजिंग, एक ट्राइबल अपराइजिंग, एक पीजेंट अपराइजिंग और एक सिपाही म्यूटनी, है ना। तो चलिए एक एक करके इसको यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, अभी मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो सिविल अपराइजिंग है ना, हम इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस सिविल अपराइजिंग में दोस्तों 23 सिविल अपराइजिंग है, 23 जो आपको किताब के अंदर दे रखी हैं, और इसके अलावा भी कुछ नाम और जो समरी ब्लॉक्स होते हैं उसमें भी दे रखे हैं। तो इसके लिए हम एक अलग सा मतलब पार्ट लेंगे, यानी कि इस चैप्टर का जो पार्ट 2 होगा। आज मैं आपको सिविल अपराइजिंग्स छोड़कर, यानी कि मैं आपको आज पीजेंट अपराइजिंग्स, मैं आपको ट्राइबल अपराइजिंग्स जो बेसिकली मेनलैंड में हुई थी, और वो ट्राइबल अपराइजिंग्स जो आपकी नॉर्थ ईस्ट में हुई थी, दोनों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग सिपाही म्यूटनी वाला पार्ट भी जो है वहां पर भी आज देखेंगे। तो सिविल अपराइजिंग्स के लिए अलग इंडिपेंडेंट क्लास लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है, इनफैक्ट है तो पूरा फैक्चुअली, बट स्टिल इसके साथ काफी ज्यादा फैक्ट हो जाएगा, और फैक्ट की वजह से आप मेरे ख्याल से फैक्ट के उस पूरे दबाव में ना आप कहीं ना कहीं अपने आप को किताब बंद करके, वीडियो बंद करके चल दोगे, ठीक है। तो वो मैं नहीं चाहता हूं, आई वांट कि आप कंटिन्यू करो। और अभी सिविल अपराइजिंग्स में क्या है, इसमें सिंपली देखो, समझो कि सिविल अपराइजिंग्स मतलब वो अपराइजिंग्स आप समझो जो अभी तक के रूलर्स थे, भारत में रूल कर रहे थे, उनको हटा दिया गया था, जो डिपोज्ड हो गए हैं, जिनको डिफीट कर दिया गया है ना, ये उनका यहाँ पर रिवोल्ट था, है ना, ये उनका रिवोल्ट हुआ करता था, है ना, ये फॉर्मर जमींदार जो थे, जो अंग्रेजों के आने से पहले थे, ये उनका रिवोल्ट था, या जो अंग्रेजों के टाइम पे भी थे लेकिन उनको अंग्रेजों ने साइडलाइन कर दिया, है ना, ये उनका था। तो बेसिकली ये मैं आपको सिविल अपराइजिंग्स को
ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ऑल्दो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आई विल नॉट गो थ्रू इट। सिविल अपराइजिंग्स को हम डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही मतलब व्हाट वर द मेजर कॉजेज, मेन कॉजेज क्या थे सिविल अपराइजिंग्स के, वो यहाँ जो लिखा हुआ है वो अल्टीमेटली इट्स दिस फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में हम वो 5 रीजंस जो है नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे कि सिविल अपराइजिंग्स क्यों हुई थी, ठीक है। बट फिर भी हम मोटे मोटे तौर पे डिटेल में जाने से पहले आज हम इतना जरूर देख सकते हैं कि सिविल अपराइजिंग्स में आप देखोगे रैपिड चेंजेस हुए थे इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दिस इज वेरी सिंपल रीजन कि भाई जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों ने इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस कर दिए थे, और ये चेंजेस लोगों को गवारा नहीं थे, यानी कि उन राजा महाराजाओं को जो पहले राजा हुआ करते थे, जो जमींदार थे, है ना, उनको गवारा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि आप जो जमींदार थे उनके पास जमीनें थी, आपने उनसे जमीन ले लिया, आपने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों को चेंज कर दिया, वो लोगों को नहीं रास आया, एंड दैट इज वाई पीपल ने यहाँ पर रिबेल किया। दूसरा, लॉस ऑफ कंट्रोल बाय जमींदार एंड पॉलीगर्स ओवर लैंड रेवेन्यू। तो ये भी था कि भाई लैंड एंड रेवेन्यूज लिख दिया, और लैंड एंड रेवेन्यूज, तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ क्या हुआ, लैंड। तो जमींदार जो थे वो उनके पास जो पहले जमीनों कंट्रोल था, अंग्रेजों ने ले लिया उसको, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज भी यहाँ पर इंपैक्ट करी। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है पॉलीगर्स। पॉलीगर्स क्या है, कुछ सिंपल है, पॉलीगर्स कुछ अलग नहीं है। पॉलीगर्स इनफैक्ट आप देखोगे तो ये साउथ इंडिया की बात करेंगे हम लोग, साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में होल्डर्स ऑफ द टेरिटरी, टेरिटरी को क्या बोल रहे हैं, पलायम। ये एक आपका टर्म है जो पूछ सकता है कभी। तो साउथ इंडिया में जो टेरिटरी को होल्ड करते हैं, जमीन को जो होल्ड करते हैं, होल्डर्स ऑफ द टेरिटरी, जिनको क्या बोलते हैं, पलायम बोलते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू विलेजेस। अब ये जो जमीन है, ये जो टेरिटरी है ना, उसमें आपको कुछ विलेजेस मिलेंगे, यानी कि एक जमीन है, एक एरिया है जिसमें कुछ गांव है, ठीक है। और ये गांव क्या किए गए हैं, ये ग्रांट किए गए हैं टू देम बाय द रूलर्स, यानी कि वो लोग जो होल्डर्स हैं, जिनको ये टेरिटरी दी गई है, टेरिटरी में कुछ यहाँ पर गांव है, ये गांव, ये टेरिटरी दी गई है किसके द्वारा, रूलर के द्वारा, इसको, होल्डर को, है ना। और ये रूलर को क्या बोलते हैं, नायक। नायक तो हो गई, नायक मतलब तरह से रूलर हो गया। तो इन रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विस एंड ट्रिब्यूट, तो हम आपको जमीन देंगे, उस जमीन में कई सारे गांव होंगे, हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप उसके बदले हमको क्या करिए, हमको आप मिलिट्री सर्विस दीजिए, हमको आप यहाँ पर ट्रिब्यूट पे करिए। ये मतलब जिनको जमीन दी गई, ये बेसिकली वो पॉलीगर्स कहलाते हैं। एक तरह का आप समझ लो लैंडलॉर्ड सिस्टम ही है, लैंडलॉर्ड्स ही टाइप के हो गए साउथ इंडिया के, है ना। पॉलीगर्स क्या है, पॉलीगर्स होल्डर्स ऑफ टेरिटरी हैं, वो टेरिटरी, वो पलायम जो नायक ने दी है इनको, है ना, ये हो गए पॉलीगर्स। तो बेसिकली यहाँ पर वही पॉलीगर्स, बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये जमींदार, या फिर साउथ इंडिया में टर्मिनोलॉजी जो यूज करिए। Third ego of traditional zamindars and polygars due to being sidelined by government officials and new merchants. So as simple as that कि भाई ये जो जमींदार थे अभी तक ये गवर्नमेंट के एकदम गुड बुक्स में होते थे, गवर्नमेंट इनको सबसे आगे रखती थी, है ना। इनिशियली यही हो रहा था, और गवर्नमेंट ने इसीलिए क्या किया था, इन जमींदारों को अपने साथ जोड़ के रखा था कि भाई ये जमींदार जो है ये हमको धीरे धीरे हमारे काम आएंगे। लेकिन द मोमेंट एक जमींदार का काम खत्म हुआ, उसको साइडलाइन कर दिया। तो इन जमींदारों का और इन पॉलीगर्स का ईगो हर्ट हुआ कि हमको आपने हटा कैसे दिया, साइडलाइन कैसे कर दिया, एंड दैट इज व्हाई ये सिविल अपराइजिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद रूइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये हम देख ही चुके हैं, अगेन द सेम थिंग। तो रीजन सेम ही होंगे, एक इंडियन हैंडीक्राफ्ट को यहाँ पर खत्म कर देना, है ना, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको, और जो आर्टिसंस हैं उनको एम्पावरिश कर देना, है ना। अब लॉस ऑफ पैट्रन, यानी कि जो प्रिंसेस थे, चीफ एटियंस थे, जमींदार थे, जो ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट को खरीदा करते थे, ये जो प्रिंसेस थे, चीफ एटियंस थे, जमींदार हैं, यही तो इंडियन हैंडी गुड्स को खरीदते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को खरीदते थे। तो अब चूंकि प्रिंसेस ही नहीं बचे, ये प्रिंस नहीं बचे, ये चीफ्स नहीं बचे, ये जमींदार नहीं बचे, तो अब जाहिर सी बात है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट को कौन ही खरीदेगा, अंग्रेज तो खरीद नहीं रहे थे, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि दिस वाज आल्सो द रीजन फॉर द सिविल अपराइजिंग, ठीक है। देन उसके बाद प्रीस्टली क्लास इंस्टिगेटेड रेबेलियन ड्यू टू फॉल ऑफ जमींदार्स एंड फ्यूडल लॉ। अब ये भी कनेक्टेड पॉइंट है कि प्रीस्टली क्लास ने भी यहाँ क्या किया, इंस्टिगेट किया कि भाई बगावत करो। क्यों, क्योंकि ये प्रीस्टली क्लास को भाई कौन गिफ्ट देता है, कौन लैंड ग्रांट कर रहा है, वही प्रिंस कर रहे हैं, वही यहाँ पर जमींदार थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो क्या करते थे, इनको जमीन देते थे, है ना, या फिर ब्राह्मण्स को क्या करते हैं, लैंड ग्रांट करते हैं। अब चूंकि ये जमींदार और फ्यूडल लॉर्ड्स भी नहीं है जो जमींदार को जमीन ग्रांट करें, तो प्रीस्टली क्लास के लिए गलत, ये प्रीस्टली क्लास के लिए अच्छी बात, तो मतलब उनके लिए खुशखबरी तो नहीं है ये। तो इसलिए प्रीस्टली क्लास ने क्या किया, उन्होंने रेबल करने के लिए इंस्टिगेट किया। एंड देन फॉरेन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, ब्रिटिश रूलर्स का फॉरेन कैरेक्टर था, यानी कि बाहर के लोग थे। एंड कंटेम्प्ट टुवर्ड्स नेटिव पीपल, नेटिव पीपल के लिए अच्छा वो सोचते नहीं थे, उनको वो हर्ट करते थे, एंड डेफिनेटली दैट वाज बेसिकली अब उनके गिरेबान में, लोगों के गिरेबान में हाथ डालना हो गया। एंड दैट इज वाई लोगों को ये भी बात भी अच्छी नहीं लगी, यार ये बाहर के लोग आके हमारे यहाँ ही आके इतना यहाँ पर उत्पाद मचा रहे हैं, एंड दैट इज नॉट लाइक बाय द पीपल। तो ये एक रीजन था क्यों ये सिविल अपराइजिंग्स यहाँ पर हुई है। यही जो मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन किए वो आपको यहाँ पर ये इसमें मिल जाएंगे, ये 5 पॉइंट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके यहाँ पर देखिए
इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स हैं जो लाइन लगी हुई है आपके किताब में 23 दिए हुए हैं, ठीक है, जो एक के बाद एक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं ना, उस ब्लॉक्स के अंदर भी कुछ कुछ नाम आपको मिल जाएंगे। आप क्या करिए, अब जैसे उसको याद कैसे करना है, आपको देख के डर लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज्यादा है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में ना जब मैं इसको लेके आऊंगा तो आई विल मेक इट ईजी। और ईजी कैसे बनाऊंगा कि भाई जैसे ये रिवोल्ट है तो अपन को पता चलना चाहिए सन्यासी रिवोल्ट, हु वाज लीडिंग इट, कहां पर हुआ और व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, बस। इससे ज्यादा अभी आपको फिलहाल घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये बहुत सारे रीजन, तो आपको कुछ पहले मेजर मेजर को पढ़ना पड़ेगा। जैसे सन्यासी रिवोल्ट आपका मेजर वाला हो, है ना, ये आपका पहले ध्यान देने वाला हो, ठीक है। फिर आप देखोगे जैसे आपको, और जैसे यहां मिल रहा है आपको वहाबी मूवमेंट हो गया, ठीक है, अहोम मूवमेंट हो गया, वागेरा हो गया, पाइका रेबिलियन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका उस तरह के और भी जो आप दिख रहे हो, पॉलीगर रिवोल्ट हो गया, है ना। तो दीज आर द वंस जो हमें यहाँ पर थोड़ा पहले ध्यान देना होगा। हम पहले मोटे मोटे रूप वालों को जान लेंगे क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस के अंदर भी आपको अभी कह दिया मूवमेंट्स के ऊपर लिखिए, तो कुछ आप मेजर मेजर जो है वो कोट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको यहाँ उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, यानी कि सिविल अपराइजिंग्स को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में जो कि पार्ट 2 होगा वहां करेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम क्या करने वाले, देखो अभी मैं आपको बता देता हूं क्या मैंने आपको बताया। ये जो अपराइजिंग्स हैं, ये जो अपराइजिंग्स हैं, ये अपराइजिंग्स हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। मतलब एक हमारा जो अपराइजिंग वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया इट्स अ सिविल अपराइजिंग, है ना, ये आपका सिविल अपराइजिंग्स हो गए, सिविल अपराइजिंग हो गए, ठीक बात है। दूसरा जो होगा वो हमारा है पीजेंट्स अपराइजिंग, यानी कि जो पीजेंट्स थे उन्होंने अब किया, अब जाहिर सी बात है तो पीजेंट रिवोल्ट करेंगे, वो डेफिनेट सी बात है खेती वेती के ऊपर ही करेंगे, रेंट लैंड रेवेन्यू के ऊपर ही करेंगे, तो पीजेंट्स का रिवोल्ट होगा, ठीक है। और ये पीजेंट रिवोल्ट आप देखोगे कई बार रिलीजियस रूप भी ले जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे पॉइंट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट। अब ये ट्राइबल का रिवोल्ट क्यों होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अंग्रेज जो है इन ट्राइबल्स की लैंड पर इंक्रोच करेंगे, और इस इंक्रोचमेंट की वजह से ही ये ट्राइबल्स जो है अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। यहाँ पर जो ट्राइबल मूवमेंट है ये 2 प्रकार से होंगे। देखो, एक ट्राइबल मूवमेंट होगा जो मेन लैंड में होगा। मेन लैंड का मतलब क्या हो गया, जैसे भारत का बीच वाला एरिया, है ना, यानी कि आप जैसे बॉर्डर एरियाज में नहीं हो, मेन लैंड में हो, है ना, आप झारखंड छत्तीसगढ़ एमपी वाले एरिया में हो, तो ये मेन लैंड आप इनकी बात कर रहे हो। दूसरा होता है फ्रंटियर, एक होता है यहाँ पर मेन लैंड के अलावा फ्रंटियर। फ्रंटियर मतलब बॉर्डर पे, फ्रंट पे, भारत के फ्रंट पे, तो यहां पर बात फ्रंटियर बॉर्डर पे, बॉर्डर BOR, बॉर्डर पे जो रेबेलियन हुए थे किसके, ट्राइबल्स के। तो ट्राइबल के रेबेलियन आपको बॉर्डर्स पे भी देखने को मिलेंगे, उसको फ्रंटियर कहेंगे, और कुछ आपको मेनलैंड में मिलेंगे जो आपको छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, और फिर उसके बाद एक हम लोग यहाँ देखेंगे वो आपका हो गया सिपाही म्यूटनी वाला, ठीक है। ये हम लोग बड़े फेमसली हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, आपने इसको एनसीईआरटी में क्लास 8 में पढ़ लिया होगा। तो ये सिपाही म्यूटनी वाला कुछ पार्ट जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी इन चीजों, इस चीज को, क्योंकि अगला वाला 1857 का रिवोल्ट ही है। तो डिटेल्स ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि व्हाट वर द कॉजेस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एवरी कॉज, वो सब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इस वाले में सिर्फ छोटा ही सा पार्ट दिया। तो अभी के लिए हम अपराइजिंग्स पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इस अपराइजिंग को हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, लेकिन आज हम लोग बाकी पीजेंट्स, ट्राइबल अपराइजिंग्स दोनों प्रकार की, मेनलैंड भी और फ्रंटियर भी और सिपाही म्यूटनी को कवर करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, फैक्ट है। लेट अस सी एक एक करके कि भाई कोई अगर अपराइजिंग यहाँ पर हुई है पीजेंट्स की, तो उसका लीडर कौन था, वो कहां पर हुई, एंड व्हाट वाज द रीजन। ये 3 ही पॉइंट जो है हमको यहाँ पर डिस्कस करने होंगे, ठीक है। तो कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके बढ़ते हैं। देखिए, पहला चीज, पीजेंट मूवमेंट्स विद रिलीजियस कलर। कौन कौन से ऐसे पीजेंट मूवमेंट है, एक रिलीजियस कलर भी उनका आ जाता है, यही आपको दिए गए हैं पीजेंट मूवमेंट। तो पीजेंट मूवमेंट 5 ही है, ठीक है, जो हमें इस किताब में दिए गए हैं। एक आपको दिख रहा होगा नारकेल बेरिया अपराइजिंग्स हो गया, ये बाद में जाके आपका आगे जाके मिल जाता है एक दूसरे मूवमेंट में। फिर हो गया पागलपंथी मूवमेंट, फिर हो गया फरेजिया रिवोल्ट, ठीक है ना, फरेजिया रिवोल्ट हो गया। फिर आपका मोपला अपराइजिंग्स हो गया, है ना, एंड देन पीजेंट का रोल 1857 रिवोल्ट। तो हम ये 5 जो है यहाँ पर पीजेंट अपराइजिंग्स को देखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन सेम, तो किसने शुरू किया, है ना, पागलपंथी मूवमेंट किसने शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद कब शुरू हुआ, देन व्हाट वाज द एरिया जहां पर ये मूवमेंट हुआ, एंड व्हाट वाज द रीजन। यही हमको 2-3 पॉइंट में कवर करना है, राइट। अब ये जो पीजेंट मूवमेंट हुआ करते थे दोस्तों, ये किस लिए थे, क्योंकि ये पीजेंट्स किस लिए रिवोल्ट करेंगे, तो हमको रीजन समझ में आ रहा है। पीजेंट है तो क्या ही किस क्या क्या मुद्दा होगा उनके पास। उनके पास जो मुद्दा था दोस्तों, उनके पास जो मुद्दा है, देख सकते हो कि अगेंस्ट इविक्शंस, है ना, कि उनको इविक्ट कर दिया गया था उनकी जमीनों से, इस वजह से रिवोल्ट करेंगे।
उनके रेंट को इंक्रीज कर दिया गया था, इस वजह से रिवोल्ट करेंगे। और जो मनी लेंडर्स जो उसको पैसा देते थे, मनी लेंडर्स ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, दैट इज वाई द ग्रीड ऑफ मनी लेंडर्स ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द रीजंस क्यों पीजेंट मूवमेंट यहां पर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनका एम क्या था इन मूवमेंट्स का, कि किस प्रकार से हम अपने जो ऑक्यूपेंसी राइट्स है हमारा, इन ऑक्यूपेंसी राइट्स को कैसे हम लोग यहां पर वापस लें। एम वॉज ऑक्यूपेंसी राइट्स फॉर पीजेंट। तो पीजेंट यानी कि उस जमीनों पे फिर से ऑक्यूपाई हो जाए, उनका राइट उस लैंड पे फिर से आ जाए, वो ऑक्यूपाई कर ले, तो ऑक्यूपेंसी राइट्स यहां पर पीजेंट्स को मिल जाए, ये यहां पर रीजन था। एंड देन रिवोल्ट्स एंड रेबेलियंस लेड बाय लोकल लीडर्स, ये इसका एक फीचर था पीजेंट मूवमेंट्स का, कि यहां पर जो रिवोल्ट हुए थे वो लोकल लीडर्स यहां पर ये रिवोल्ट करते थे। ठीक है, अब ये सब बातें जो आप देख रहे हो ये 1857 के रिवोल्ट से पहले की बातें चल रही है ना, अभी रिवोल्ट नहीं हुआ है, और इससे पहले भारत के अलग अलग कोनों में पीजेंट मूवमेंट इस प्रकार से यहां पर देखने को मिल रहे थे। चलिए एक एक करके पहले हम इन पांचों रिवोल्ट्स को यहां पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्राइबल मूवमेंट्स की तरफ बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं नरकल बेरिया अपराइजिंग्स की। अब देखो ये मूवमेंट जो है इसको टीटू मीर और मीर निठार अली, इन दोनों का नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है। मैंने कैसे याद किया था बता दूं, मेरे पास भी नोट्स रखे हैं, और शायद जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको वो टेबल भी शेयर करी थी, और मैं फिर से कर दूंगा एक फ्रेश पेज में बना के आप लोगों के लिए। वैसे मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको खुद बनाइए एंड देन डू लेट मी डू शेयर विद मी ऑल्सो ऑन द टेलीग्राम, ठीक है, ताकि आपके अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाएगी। तो सब क्या करिए, बस आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है, एक तरफ आप इनके अपराइजिंग्स के नाम, एक शीट लीजिएगा पीजेंट अपराइजिंग्स। अब जितना भी इस चैप्टर के अंदर जितनी भी पीजेंट अपराइजिंग्स लिखी हुई हैं सब आप नाम लिखिए। अब ढूंढना शुरू करिए, कहीं नाम मिल जाता है तो लीडर का नाम लिखिए, ईयर लिखिए, एरिया लिखिए, रीजन लिखिए, और कोशिश करिए कि एक ही शीट पे सारे पीजेंट मूवमेंट्स हो जाएं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि 30 के आसपास सिविल अपराइजिंग्स हैं, तो एक पेज में तो कर नहीं पाओगे, बट डेफिनेट सी बात है जो मेजर है वो आपके एक शीट में आ जाएं। यूपीएससी का पीवाईक्यू उठाइए, देखिए किस पे सवाल पूछे गए हैं, उनके बारे में आपको 100% तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देयर इज नो एंड, ऐसा भी तो नहीं है कि इतने ही हुए थे, ये भी तो नहीं है कि भाई सिविल अपराइजिंग्स 23 दिखाए हैं मैंने, तो 23 ऐसे थोड़ी 23 ही हुए होंगे, ये तो फिर कोई सीमा नहीं है। ये तो यूपीएससी जब कुछ नया एस्पेक्ट ले आता है ना, वैसे तो पहले इतने हमने पढ़े ही नहीं थे, मेरे टाइम में तो इतने होते ही नहीं थे, मतलब हमने इतने पढ़े ही नहीं थे, हमारे लिए तो कम होते थे। लेकिन क्या हुआ, जब यूपीएससी ने कुछ नया मूवमेंट पूछ लिया, जब उसने कुछ नया यहाँ पर सिविल अपराइजिंग पूछ लिया, तो फिर स्पेक्ट्रम की किताब वालों ने फिर 5 और डाल दिए, फिर और डाल दिए। तो ऐसे अल्टीमेटली करते करते ना स्पेक्ट्रम की किताब भी आप देखोगे काफी मोटी हो गई है, हम लोगों के टाइम पे इतनी पतली हुआ करती थी, है ना, और अभी इतनी मोटी हो गई है। तो डेफिनेट सी बात है जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो, अब तो एक तो क्वेश्चन भी कम हो गए, किताब भी मोटी हो गई, तो दिस इज समथिंग जो हो रहा है। बट एनीवे आइए, तो हम जब नरकेलबिया अपराइजिंग की बात करेंगे तो देखिए आपको पहले लीडर पता होना चाहिए, टीटू मीर एंड मीर निठार अली। ठीक है ना, टीटू मीर एंड मीर निठार अली, ये आप देखोगे यहाँ नाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टीटू मीर, इसको टीटू मीर मूवमेंट भी आप जहां कहोगे तो देखो मिलेगा आपको। ठीक है ना, इसके अलावा एरिया कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, या कौन सा है, वेस्ट बंगाल। सिंपल है, नाम पता हो गया, और आपको यहाँ पर क्या पता चल गया, नाम जो है, एरिया जो है यहाँ पर आपको पता चल गया। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइस, तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था, वन थिंग जो मैंने अभी आपको करेक्ट कर रहा हूँ, टीटू मीर एंड मीर निठार अली इज द सेम नेम, है ना, वो एक ही आदमी के दो नाम यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक ही आदमी है, लेड बाय टीटू मीर, तो यहाँ पर टीटू मीर मूवमेंट यहाँ पर जो है कहा जाता है। एरिया कौन सा था, वेस्ट बंगाल था। अब यहाँ पर क्या रीजन था, क्यों ये रिवोल्ट हुआ। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये पीजेंट मूवमेंट्स हैं और इसमें रिलीजियस कलर भी है, तो बेसिकली यहाँ इसलिए किया गया था कि बंगाल में उस वक्त जो है वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स होते थे। अब लैंडलॉर्ड हिंदू है और जो टीनेंट्स थे वो मुसलमान थे, तो बेसिकली ये लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया था, बियर्ड टैक्स लगा दिया था फरेजियों पे, बियर्ड टैक्स, कि दाढ़ी रखे हुए हो तो टैक्स देना पड़ेगा। एक तो ये रीजन था क्यों यहाँ पर ये रिवोल्ट हुआ पीजेंट, और दूसरा ब्रिटिश के इंडिगो प्लांटेशंस के अगेंस्ट यहाँ पर ये मूवमेंट किया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट हुआ था ये। और दूसरा आप देखोगे मुस्लिम टीनेंट्स ने वेस्ट बंगाल में किया था, अरोज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स मेनली हिंदूज who imposed a beard tax on varieties। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, और यहां पर दो रीजन आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम टीनेंट्स ने वेस्ट बंगाल में किया, पहला रीजन है अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। मुस्लिम टीनेंट्स ने वेस्ट बंगाल में किया अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर। ये एरिया क्लियर हो गया। आदमी का नाम क्या है, टीटू मीर, टीटू मीर मूवमेंट भी है, ये दोनों एक ही नाम है, टीटू मीर ऑब्लिक मीर निठार अली। ठीक है, जस्ट मैंने अभी कुछ यहाँ पर शायद सेम बोल दिया था, अलग अलग बोल दिया था, एनीवे। ठीक है, तो ये पॉइंट 3 आपके क्लियर हो गए। देन टुक ऑन अ रिलीजियस कलर, ऑब्वियसली बात है कुछ टाइम में रिलीजियस कलर ले गया, क्यों, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जो दो लोग दाढ़ी रख रहे थे इस्लाम में, जो मुसलमान थे वो दाढ़ी रखते थे, एंड दैट इज वाई यहीं पे टैक्स लगाना एक इसको रिलीजियस कलर दे गया। ठीक है, लेटर ये मूवमेंट जो है वहाबी मूवमेंट में जाके मर्ज हो जाता है।
आपको इसके लिए इतना ही याद रखना है, आपको नाम पता होना चाहिए मूवमेंट का, रिलीजियस पर्सन उसमें, सॉरी इसमें कौन सा व्यक्ति लीडर है वो पता होना चाहिए, आपको इसका एरिया पता होना चाहिए और इसका रीजन क्या, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं पागलपंथी मूवमेंट। पागलपंथी मूवमेंट आप देखोगे तो इसको शुरू किया था करम शाह ने। करम शाह की डेथ हो जाती है, उसके बाद इसका सन टीपू, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करता है इन पीजेंट्स को। तो देखो पागलपंथी मूवमेंट फाउंडेड बाय करम शाह। अब ये जो आपका देख रहे हो ये सेमी रिलीजियस ग्रुप है, पागलपंथी जो है ये एक सेमी रिलीजियस ग्रुप है, यानी कि ना ही फुल्ली रिलीजियस है ना ही नॉन रिलीजियस है, सेमी रिलीजियस ग्रुप। कहाँ का? इन ट्राइब्स का, हेजोंग और गारो ट्राइब्स का, ठीक है। तो ये ट्राइब्स ने रिवोल्ट यहाँ पर एक तरह से किया था, ठीक है। तो ये ग्रुप है हेजोंग और गारो ट्राइब्स का, इन लोगों ने अंडर करम शाह ये रिवोल्ट किया। लेकिन आफ्टर करम शाह हुआ क्या? ट्राइबल पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अंडर करम शाह सन टीपू टू फाइट ऑपरेशन ऑफ जमींदार। तो जमींदार का जो ऑपरेशन हो रहा था उसके खिलाफ, यानी जमींदार जिस प्रकार से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ऑल दीज थिंग्स, उसके उनके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई गई। और 1825 से लेकर 1835 तक ये 10 सालों में यू विल फाइंड कि पागलपंथी जो ये हुए, इन लोग ने, ग्रुप ने, सेमी रिलीजियस ग्रुप ने, इन लोग ने टैक्सेस देने से मना कर दिया। दे रिफ्यूज टू पे रेंट अबव अ सर्टेन लिमिट, कि हम एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर टैक्स नहीं देंगे, या नॉट टैक्स, इनफैक्ट हम बोलेंगे रेंट, हम रेंट नहीं देंगे। एंड अटैक द जमींदारी हाउसेस, और जमींदारों के हाउसेस को यहां पर उन्होंने अटैक किया। तो ये चीजें आप देखोगे 10 साल तक चली। उन्होंने रेंट पे करने से मना किया एक सर्टेन लिमिट से ऊपर, और दूसरा उन्होंने जमींदारों के घरों को लगातार अटैक किया। गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पर एक तरीका निकाला कि उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इन दोनों ग्रुप्स की जो इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस एन इक्विटेबल अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट द पीजेंट्स, कि भैया ये जो पीजेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये सेमी रिलीजियस ग्रुप के हैं, हेजोंग गारो ट्राइब्स के पीजेंट्स हैं, इनको यहाँ पर हम इक्विटेबल अरेंजमेंट देंगे, इसको यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उनको बराबर से मिले। बट दिस मूवमेंट वॉज currently suppressed, लेकिन इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। देखो अगेन सेम चीज आपको बोलूंगा, पागलपंथी मूवमेंट किसने शुरू किया, और फिर उसके बाद दूसरी बात कहाँ का है, तो एरिया आपको समझ में आ रहा है, गारो ट्राइब कहाँ पर मिलेगी आपको, ये आपको क्लियर है। तो बेसिकली ये पागलपंथी मूवमेंट कहाँ पर चल रहा था ये भी क्लियर हो गया। अब जैसे बताया था कि भाई पहले वाला कि ये जो आप देख रहे थे कि बियर टैक्स लगाया था ऑन फरेजीज, तो बेसिकली यहाँ पर फरेजियों का रिवोल्ट क्या था। चलिए अब एक इस पीजेंट मूवमेंट को देखते हैं। तो फराइजीज वेर अ मुस्लिम सेक्ट, ये एक मुस्लिम सेक्ट था, फाउंडेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह इन ईस्टर्न बंगाल। क्लियर हो गया। तो बेसिकली ये जो फरेजी रिवोल्ट है कहां पर शुरू, कहां पर चलेगा, बंगाल में चलेगा, है ना। कहां चलेगा, बंगाल में। क्यों? लीडर कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है। इन्होंने इसको फॉर्म किया था और ये ईस्टर्न बंगाल में रिवोल्ट करेंगे। क्यों कर रहे थे, व्हाट वाज द रीजन? देखो, एडवोकेटेड फॉर रेडिकल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंजेस। ये कह रहे थे कि भाई नहीं, इस्लाम के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए थी, उसके हिसाब से, क्योंकि अंग्रेज बदल रहे थे इसको, तो दैट इज व्हाई दे वर एडवोकेटिंग फॉर द रेडिकल रिलीजियस थॉट्स, कि इस्लामिक थॉट्स होने चाहिए, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस उसके इस्लाम के हिसाब से होने चाहिए। Organized by Shariatullah and his son मोहसिन उद्दीन अहमद एंड ऑल्सो नोन एज दूदू मियाँ, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज किए गए थे किसके द्वारा? एक तो शरीयतुल्लाह, अब देख लिया हमने, हाजी शरीयतुल्लाह, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे। कौन? फरेजी रिवोल्ट के जो पीजेंट थे, और इनके लड़के यानी सन मोहसिन उद्दीन अहमद, जिसको दूदू मियाँ भी कहा जाता, ठीक है ना, जिनको दूदू मियाँ भी कहा जाता। तो ये भी आपको फैक्ट में याद करना। आप फरेजी रिवोल्ट डालिएगा, फिर आप आगे लिखिएगा लीडर कौन है, फिर आप एरिया लिख लीजिएगा, है ना, एरिया लिख लीजिएगा, और फिर रीजन लिख लीजिएगा। क्लियर है। यूपीएससी आपसे ईयर पूछेगा नहीं, फिर भी आप अगर चाहोगे तो यू कैन टेक, आप लिख सकते हो, एक ईयर का आइडिया ले सकते हो। वो भी कैसे कि यार ये रिवोल्ट के 1857 रिवोल्ट से पहले का है या 1857 के रिवोल्ट के बाद का है। थोड़ा बेसिक आइडिया इतना होना चाहिए, ये रिवोल्ट हुआ तो ये 1857 के पहले हुआ या बाद में हुआ। अभी तो हम लोग चूंकि पढ़ ही रहे हैं पहले, तो आपको समझ में आई, ठीक है। रीजंस क्या थे इस फरेजी रिवोल्ट के? दो रीजंस बेसिकली। पहला, एम्ड टू एक्सपेल इंग्लिश इंट्रोड्यूस फ्रॉम बंगाल, बंगाल में जो अंग्रेज यहाँ पर थे उनको भगाना था। और दूसरा, सपोर्टेड द टीनेंट्स कॉज अगेंस्ट जमींदार, और जमींदार जो टीनेंट्स के ऊपर अत्याचार कर रहे थे उनसे यहाँ पर उनको सपोर्ट करना, उनको बचाना। तो ये आपका यहाँ पर फरेजी रिवोल्ट हो गया। आप देख पा रहे हो ये अल्टीमेटली देखो मुस्लिम रिवोल्ट यहाँ पर भी है ना। इधर भी आप देखोगे तो ये जो आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ भी मुस्लिम टीनेंट्स ने किया था। तो कहीं कहीं पीजेंट मूवमेंट जो थे वो एक रिलीजियस कलर लेते हुए मिलेंगे, है ना, कहीं कहीं रिलीजियस कलर लेते हुए मिलते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग मोपला अपराइजिंग्स की बात करते हैं। देखिए, मोपला अपराइजिंग सीधी सीधी बात है कि मोपला अपराइजिंग्स के यहाँ पर पहले क्या रीजन थे। पहले तो मोपला, अब ये मोपला जो है अगेन आप देखोगे ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, और ये कहां पर रिवोल्ट कर रहे हैं? मालाबार, है ना। तो मालाबार आपको पता है ये वाला जो कोस्ट है इधर मालाबार होता है, तो यहां पर इनका रिवोल्ट होता है, ठीक है। अब मोपला मुस्लिम्स हो गए, अगेन जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया कि टिटू मीर मूवमेंट जो है वो भी मुस्लिम्स के साथ हुआ था, है ना। तो वैसे ही मोपला जो है ये राइजिंग्स, आपकी मोपला जो अपराइजिंग्स है ये मालाबार में यहाँ पर हुई थी।
रीजन क्या है क्यों ये अपराइजिंग्स करी गई? देखिए, एक रीजन तो ये था कि जो रेवेन्यू डिमांड था बहुत ज्यादा हो गया था, लैंड साइज काफी रिड्यूस हो गया था, यानी कि उन मोपलास से जमीनें उनकी ले ली गई थी, और जो ऑफिशियल्स थे वो काफी ज्यादा ऑपरेशन कर रहे थे। तो ये यहाँ पर 3 रीजन हैं जिसकी वजह से मोपला अपराइजिंग्स हुई थी। अब बात यह है कि मोपला अपराइजिंग्स यहाँ 22 हुई थी, 22 मोपला अपराइजिंग्स, लेकिन एक भी मोपला अपराइजिंग यहाँ सक्सेसफुल नहीं थी। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मोपला अपराइजिंग है, सेकंड मोपला जो अपराइजिंग हुई थी, सेकंड मोपला अपराइजिंग, देखो बेसिकली आपको मोपला अपराइजिंग 1921 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी। तो सेकंड मोपला अपराइजिंग थी, अकर्ड कब हुआ? आफ्टर मोपलास केम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस एंड द खिलाफत सपोर्टर्स। खिलाफत मूवमेंट आपको पता है 1919 के अराउंड, ठीक है। तो बेसिकली क्या कि जब सेकंड मोपला अपराइजिंग जो है जब हुई, कब हुई? अकर्ड जब ये मोपलास को ऑर्गेनाइज किया था कांग्रेस ने, खिलाफत सपोर्टर्स ने, ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तब ये एक सेकंड मोपला अपराइजिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन चूंकि हिंदू मुस्लिम के यहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं उस वक्त की पीरियड में, हम देख ही रहे, गांधी जी भी देख रहे थे कि डिफरेंसेस हैं, दैट इज वाई हमारा ये जो रोलेट भी था, हमारा खिलाफत भी था, ये सब फेल हो रहा था। तो इसी मतलब नॉट खिलाफत, इनफैक्ट रोलेट था, या फिर हम देखेंगे जलियांवाला बाग, सब कुछ हुआ। तो गांधी जी को समझ में आया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी लैक हो रही है, और गांधी जी को फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी लाने के लिए खिलाफत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखा, है ना। क्योंकि खिलाफत में हुआ भी यही था कि हिंदू तो ऑलरेडी अगेंस्ट थे अंग्रेजों के, लेकिन उस वक्त जो है मुसलमान भी जो है भारत का, वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था, बिकॉज वो जो खिलाफत का इशू हुआ था, ऐसा जो रूमर्स थे कि भाई अंग्रेजों ने टर्की के ऊपर बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग ट्रीटी साइन कर दी है, मतलब इम्पोज कर दी है, एंड दैट इज वाई हिंदुस्तान का मुसलमान भी जो है अगेंस्ट हो गया। तो गांधी जी ने देखा कि भाई दोनों के दुश्मन अंग्रेज हैं, एंड दिस इज द हाई टाइम कि हम दोनों को क्या कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है फिर हमको, मतलब फिर हमको वहां लाने का अपॉर्चुनिटी गांधी जी को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये मोपला अपराइजिंग्स के लिए इतना ही याद रखिएगा कि व्हाट इज द एरिया, एरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये मोपलास जो है, अगेन ये पूरा एक आपका पीजेंट्स मोपला अपराइजिंग्स, ये वहां पर रहने वाले लोग हैं जिनकी जमीनें थी, उनकी जमीनें यहाँ पर ली जा रही थी, उनका साइज जो है फील्ड का वो रिड्यूस हो रहा था, डिमांड उनसे बहुत ज्यादा कर रहे थे रेंट का, और ऊपर से जो ऑफिशियल्स थे वो यहाँ पर काफी ऑपरेस कर रहे थे इन मोपलास को। अल्टीमेटली 1921 में आप देखोगे ये मोपलास को जो है टोटली सबड्यू कर दिया गया, ठीक है, टोटली यहाँ पर खत्म उनको कर दिया गया, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ आगे पीजेंट्स रोल इन 1857 की रिवोल्ट। अब 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तब पीजेंट्स ने क्या क्या कैसा रोल प्ले किया था, ठीक है। मोपला हमने देखा, ये तो आपको समझ में आ रहा है 1857 के हम बात कर रहे हैं ना, 1920s के अराउंड हो रहा है ये, ठीक है। तो ये जो है ये रिवोल्ट में देखने, ये इस टॉपिक में देखना है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस 1857 की क्रांति में पीजेंट्स का यहाँ क्या रोल था ये समझते हैं। देखिए, पीजेंट पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज अफेक्टेड बाय 1857। अब जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति जहां जहां इंपैक्ट डाली, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यूपी की बात करेंगे, ठीक है, यूपी की बात करेंगे तो पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही लिमिटेड था, ठीक है। और कहां पर था पीजेंट का पार्टिसिपेशन? सिर्फ उन्हीं जगह पर था जहां पर 1857 की रिवॉल्यूशन जो है वो हुआ। तो पीजेंट्स ने वही पार्टिसिपेट किया जहां पर 1857 की क्रांति जो है वो देखने को मिलती है। तो पीजेंट पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड, कहां के लिए? टू सर्टेन एरियाज, कुछ ही एरियाज में पीजेंट ने पार्टिसिपेट किया था, अफेक्टेड बाय 1857 रेबेलियन, जहां 1857 का रेबेलियन हुआ वहीं पर ये लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया यूपी में। देन पीजेंट्स यूनाइटेड विद लोकल लीडर्स। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है पीजेंट्स हैं तो ये अपने लोकल लीडर्स के साथ यहाँ पर जुड़ जाते थे, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन, जाहिर सी बात है। तो इनका जो लीडरशिप होती थी वो लोकलाइज्ड होती थी, यानी कि इन पीजेंट्स का जो लीडरशिप थी वो लोकलाइज्ड थी। यहाँ पर नहीं था ऐसा कि ये लोग बड़े लीडर्स के साथ थे, ऐसा नहीं था, ठीक है। फ्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, इनके जो दुख थे, इनका दर्द था, है ना, वो अंग्रेज की सरकार जो है टोटली इसको इग्नोर कर रही थी रिवोल्ट के बाद भी। अब हुआ क्या? ऑक्यूपेंसी पीजेंट्स इंटरेस्ट सफर्ड, लैंड गिवन टू तालुकदार्स विद द एडिशनल पावर्स। अब यहाँ हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। हुआ ये था कि भाई ये जो लोग थे, पीजेंट्स थे, है ना, ये एक तरीके से इन लोकल लीडर्स के साथ मिलकर लड़ रहे थे। तो ये लोकल लीडर्स एक तरह जमींदार हो गए, है ना, कुछ पावरफुल लोग हो गए। तो जब ये 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने उसके बाद क्या किया कि इन लोकल लीडर्स को इनकी थोड़ी सुन ली और इनको थोड़ी पावर दे दी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, बात समझ में आ रही थी ना कि भारत ने रिवोल्ट कर दिया है, 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ये फर्दर एनेक्सेशन वगैरह पे हॉल्ट लगाया जाए, भाई थोड़ी बहुत इनको पावर दी जाए वरना ये और रिवोल्ट करेंगे। तो ऐसे में अंग्रेजों ने जब इन लोगों को रिकॉग्नाइज किया, थोड़ी पावर दे दी किनको? ये लोकल लीडर्स को, जमींदारों को। लेकिन जो पीजेंट्स थे उनको वो एकदम ओवरलुक कर दिया, भैया इनको क्या देखें, छोड़ो इनको एकदम छोड़ो। तो ऑक्यूपेंसी जो यहाँ प्लाइट थे पीजेंट्स की, वो कोई सुनने वाला ही नहीं था। अंग्रेज बिल्कुल ही नहीं सुन रहे थे, आफ्टर द रिवोल्ट तो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। और जो ऑक्यूपेंसी पीजेंट्स थे, इंटरेस्ट जो था उनका सफर्ड, वो बहुत सफर हो गया, है ना। और जो लैंड थी इनकी, जो पहले इस पर पीजेंट्स थे, वो दे दी गई तालुकदार्स को, है ना, विद एडिशनल पावर्स।
तो इन अंग्रेजों ने ताल्लुकदारों को जमीनें दे दी, जिसकी वजह से वो ताल्लुकदार काफी ज्यादा उनको फायदा हुआ, बट इन पीजेंट्स का कोई भी सुनने वाला यहाँ नहीं था। पीजेंट्स को इनफैक्ट पनिश भी किया गया था कि भैया तुम 1857 क्रांति में तुम लड़े कैसे, तुम लड़े कैसे, ये बात भी जो है पीजेंट्स पर बोली गई। तो पीजेंट्स का ये रिवोल्ट यहाँ पर था। आई होप ये बात आपको समझ। दोस्तों यही यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं, सिंपल सिंपल से, सब आपके 5 हैं। आपका नरकल बेरिया अपराइजिंग, ध्यान रखिएगा, ये आदमी है था टिटू मीर जिसने शुरू किया था, वेस्ट बंगाल का एरिया है। हमने रीजन इसके यहाँ पर देख लिया, बियर टैक्स, पागलपंथी देख लिया हमने, करम शाह के अंदर हुआ था, और यहाँ पर रेंट पे करने को मना कर दिया गया था अबव द सर्टेन लिमिट, जमींदारों को यहाँ पर उनके घरों को अटैक किया गया था, ठीक है ना, ये हुआ था। और फिर फरेजी मूवमेंट, हमने रीजन देखा कि इंग्लिश को बंगाल से हटाना था, ठीक है, और जो यहाँ पर जमींदार थे जो उनके खिलाफ यहाँ आवाज उठाई जा रही थी, ये बंगाल में हुआ। इंपॉर्टेंटली नाम सब जगह इंपॉर्टेंट है, हाजी शरियतुल्लाह, ठीक है, फिर उसके बाद मोहसिन अहमद, ऑल्सो नोन एज दूदू मियाँ, ये सारा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 2 चीजें और हैं, एक तो ये था पॉइंट भूल गया मैं, डिस्टर्बेंस कंटिन्यूड फ्रॉम 1838 टू 1857, लगातार ये डिस्टर्बेंस बंगाल के अंदर आप देखोगे कि ये लोग करते रहते हैं। मोस्ट फराजियाज ज्वाइन द वहाबी रैंक्स, तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये फराइजीज जो थे ये अल्टीमेटली वहाबी को यहाँ पर ज्वाइन भी कर लेते हैं। एनीवे, ठीक है, इतना ही हमको इसमें जानना है, इससे ज्यादा जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीजेंट मूवमेंट हो गया, अब आते हैं हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट्स के ऊपर। देखिए ट्राइबल रिवोल्ट सिंपली मतलब वो रिवोल्ट्स की बात हो रही है जो ट्राइब्स ने किए हो, है ना, एज सिंपल एज दैट। तो ट्राइबल रिवोल्ट्स आप देखोगे दोस्तों, ट्राइबल रिवोल्ट्स आपको 2 प्रकार से देखने को मिलेंगे, एक आपको मिलेगा मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट, एक आपको मिलेगा फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट। तो मैंने आपको दोनों का मतलब बताया। फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट का मतलब जो फ्रंट पे था, यानी कि बॉर्डर्स पे होता है ना, तो फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट का मतलब हो गया जो आपका बॉर्डर पे चल रहा है, आपका बॉर्डर पे चल रहा था, तो वो आपका रिवोल्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की तरफ बात करें ना, हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पर ये मूवमेंट चल रहा था, राइट, समझ में आ रहा है। और मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, जैसे कि मेनलैंड, बीच में मेनलैंड, भारत का मेनलैंड छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया, ऑल दीज एरियाज। तो ये 2 प्रकार के यहाँ मूवमेंट। अब बात ये आती है कि जो मेनलैंड ट्राइबल रेबेलियन, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, संथल रेबेलियन, एक संथल रेबेलियन कहाँ पर था, मुंडा रेबेलियन कहाँ पर हुआ था, कौन कौन सी स्टेट्स में, तो क्लियर होगा आपको, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड आपको देखने को मिलेगा ना, इनफैक्ट झारखंड ही है ना, झारखंड ही है, छत्तीसगढ़ छोड़ दिए, झारखंड में मिलेगा, ठीक है। तो मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स जो हैं ये आपके वो रिवोल्ट्स हैं जो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया में हुए, ना, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में हुए, थोड़ा बहुत ईस्टर्न बंगाल की तरफ या झारखंड की तरफ ले लो, वहां पर हुए। आप जब हम फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करेंगे तो वो एरियाज की बात हो रही है जो फ्रंटियर पे हो, ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज पे आपके जो ट्राइबल रिवोल्ट्स थे ये उनकी बात हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नागा रेबेलियन की बात होगी, कुकी रेबेलियन की बात होगी, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ये जो कॉजेस क्या थे मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स के। देखो दोनों की कॉजेस अलग अलग होंगे, यानी कि जो ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया था मेनलैंड में उनका थोड़ा रीजन अलग था, और जो ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया था इन द एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट उनका अलग था। कैसे? देखो जो मेनलैंड में थे उनका क्या क्या रीजन रहा होगा, उनका रीजन था फॉरेस्ट, उनके रीजन था जंगल्स, है ना। अब यहाँ क्या था, स्पार्क्ड बाय लैंड एंड फॉरेस्ट इशू। मेनली मेनलैंड जो एरिया में जो रिवोल्ट हुआ वहां पर जो इशू था रिवोल्ट करने का वो था लैंड पे कब्जा किया अंग्रेजों ने, और जो फॉरेस्ट के उनके राइट्स हुआ करते थे अभी तक ट्राइबल्स के, उन ट्राइबल्स के फॉरेस्ट राइट्स को खत्म किया, उनको इंक्रोच किया, एंड दैट इज वाई ये ट्राइबल्स जो होते हैं ये अब यहाँ पर क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। सो ब्रिटिश का लैंड रेवेन्यू सिस्टम सेटलमेंट जब हुआ उसकी वजह से ये जो ज्वाइंट ओनरशिप का कंसेप्ट था, सोशल फैब्रिक था ट्राइबल्स का, ये यहाँ पर कम होता है। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस ज्वाइंट ओनरशिप, व्हाट इज दिस सोशल फैब्रिक, थोड़ा समझते हैं इस पॉइंट को। देखिए इसका मतलब ये है कि अभी तक क्या होता था, ये जो ट्राइब्स होती है ना, ट्राइबल्स होते हैं ना, इनके अंदर कॉन्सेप्ट होता है ज्वाइंट ओनरशिप का। जैसे कोई एक जमीन है तो एक जमीन कई सारे लोग मिलके उसको ओन कर रहे हैं, ओन क्या कर रहे हैं, वो जमीन पे काम कर रहे हैं, सब जमीन उन्हीं की है ना, सब लोग मिल बांट के बढ़िया तरीके से खा पी रहे हैं, ज्वाइंट ओनरशिप है यहाँ, है ना, ज्वाइंट ओनरशिप है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ज्वाइंट ओनरशिप की जगह इंडिविजुअल ओनरशिप को यहाँ तवज्जो दिया, और यहाँ पर ये जो जमीनें थी ब्रिटिश की, है ना, ये ब्रिटिश लैंड, ये जमीनें थी यहाँ पर इन ट्राइबल्स की, उनको दे दिया जमींदारों को, जमींदारों से कहा उससे हमें लैंड रेवेन्यू, है ना। तो बेसिकली उनका जो ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसमें इनकी जमीन भी यहाँ पर फंस गई ट्राइबल्स की, और ज्वाइंट ओनरशिप की जगह आप देखोगे तो इंडिविजुअल ओनरशिप जो है वो सामने आती, इंडिविजुअल ओनरशिप जो है वो सामने आती, ठीक है। और यहां से ट्राइबल्स बड़े नाराज थे, राइट। और चूंकि इनका सोशल फैब्रिक जो है ट्राइबल्स का वो यहां से खत्म हुआ, क्यों? क्योंकि जमीन जो है ना बाइंडिंग फैक्टर था, बाइंडिंग, सारे ट्राइब्स के लोग इस जमीन से बंधे होते थे, बंधे मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते थे या फिर मिले हुए थे, एक दूसरे का बॉन्ड था उनका, है ना, एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ करता था। लेकिन चूंकि ये जमीनें अब इंडिविजुअल्स को दे दी गई तो जो एक बॉन्ड था ट्राइबल्स के लोगों के आपस में बीच में वो भी खत्म हो गया, तो सोशल फैब्रिक जो है ट्राइबल्स का वो क्या होता है, वो भी अफेक्ट होता है।
थर्ड, लॉस ऑफ लैंड, ये हमने देख ही लिया। इन्फ्लक्स ऑफ नॉन ट्राइबल्स, अब जाहिर सी बात है नॉन ट्राइबल के लोग जो है उस एरिया में पहुंच रहे हैं जहां ट्राइबल्स रहते हैं। जब इन्फ्लक्स होगा नॉन ट्राइबल्स का तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्राइबल्स जो है इस पर विद्रोह करेंगे, और यह भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा था। देन प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये भी खत्म कर दिया गया। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस खत्म करना है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट, रिस्ट्रिक्टिंग टिम्बर यूज एंड ग्रेजिंग। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट जो है उसने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर खत्म कर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन खत्म कर दिया। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नहीं करेगा, और इसके अलावा साथ में ये भी कहा कि भाई ये जो टिम्बर है ना, लकड़ियां हैं, टिम्बर की लकड़ी है एंड ऑल दीज थिंग्स, इसको कोई कट डाउन नहीं करेगा, मना कर दिया गया, ठीक है। एंड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पे उसने कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया? मना कर दिया और लोगों को कि आप टिम्बर नहीं काटेंगे और ग्रेजिंग नहीं करेंगे। क्यों मना किया? इसलिए मना किया क्योंकि टिम्बर की जो लकड़ी थी उससे शिप बनती थी, शिप्स, और अंग्रेजों ब्रिटिश में इन लकड़ियों की डिमांड बहुत थी ताकि हम शिप्स बना पाए, ठीक है ना। तो एडेड टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ टिम्बर बाय कंपनी फॉर शिप एंड रेलवेज, दैट इज वाई आप देखोगे, क्योंकि रेलवेज में क्यों? क्योंकि पटरियां जो होती हैं, पटरियों के बीच में लकड़ी जो लगी रहती है, लकड़ी ये लॉग्स लगाने के लिए ये जरूरत पड़ी थी यहाँ पर रेलवेज में, ऐसे ही शिपिंग में जरूरत पड़ी थी बोट या नाव बनाने के लिए, शिप बनाने के लिए। तो बेसिकली इसलिए अंग्रेजों ने ये जो टिम्बर का यूज है करने को मना कर दिया। अब सोचिए आप, अंग्रेज जो है वो ट्राइबल्स का सिर्फ लाइवलीहुड नहीं उनके सिर्फ राइट्स नहीं ले रहे हैं, फॉरेस्ट राइट्स के साथ साथ वो उनकी लाइवलीहुड को भी छीन रहे हैं, क्योंकि वही फॉरेस्ट ही हैं जो उनके जीने का जरिया हैं, वही फॉरेस्ट ही हैं जहां से वो जंगल से जाके चीज़ों को लेके आते हैं, चाहे वो लकड़ियां हो, चाहे वो कोई फूड कलेक्शन हो, चाहे वो कोई भी तरह का कलेक्शन हो, टिम्बर हो, कुछ भी हो, ये ट्राइबल्स की लाइफ उसी पे डिपेंडेंट थी। तो उन्होंने उनकी सिर्फ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेस्ट का एक्ट लाके या फिर कोई एक्ट बना के उनसे वो ले लिया, इनफैक्ट उनकी जिंदगी, उनकी लाइवलीहुड भी ले लिया था, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन बाय पुलिस, ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स एडेड टू द ट्राइबल सफरिंग ऑफ, सीधी बात है, पुलिस का यहाँ पर, पुलिस आज भी ये करती है, कल उस दिन भी कर रही थी, पहले भी कर रही थी। एक्सप्लॉयटेशन बाय द पुलिस के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, ट्रेडर्स के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा, मनी लेंडर्स जो है पैसा दे रहे हैं ट्राइबल्स को, फिर वो दे नहीं पा रहे हैं, ट्रैप में फंस रहे हैं, पुलिस भी हफ्ता वसूलने आती है। तो ये प्रॉब्लम जो है लगातार बढ़ रही है, और क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ऊपर जो अंग्रेज बैठे हैं वो इन लोगों से पैसा मांग रहे हैं। इंट्रूसिव लॉज, अब ऐसे कानून बन गए जो कि ट्राइबल के जो उनके कस्टम्स हैं, ट्राइबल के कस्टम्स को ऐसे कानून क्या कर रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं, है ना। ऐसे कानून जो ट्राइबल के कस्टम को क्या करते हैं, खत्म कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उनका कस्टम सब एक तरह से क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, या फिर उनके कस्टम्स जो हैं वो एक तरह से हम कहते हैं ना कि कम हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली ऐसे इंट्रूसिव लॉज बने, और फिर उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई। क्रिश्चियन मिशनरीज डेफिनेटली अपने कस्टम्स को, अपने रिलीजन को प्रमोट कर रही थी, और जब अपना रिलीजन प्रमोट करोगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें ट्राइबल का जो रिलीजन है वो यहाँ पर, सॉरी, उनका जो कस्टम है, जो फेथ है उनका, वो डेफिनेटली इंपैक्टेड होगा। दैट इज वाई आप देखोगे ट्राइबल्स भी यहाँ पर रिसेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखा कि ये रीजंस थे कि मेनलैंड या मेनलैंड ट्राइबल रेबिलियंस क्यों यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो मेनलैंड में ये जो ट्राइबल रेबिलियंस हुए, इनका नेचर क्या था? इनका नेचर था कि ये बड़े ही यहाँ लार्ज स्केल मूवमेंट रेबिलियंस होते थे, और दूसरी बात ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड अपराइजिंग्स होती थी, इन कंपैरिजन टू अभी हम जो रेबिलियन देखेंगे जो फ्रंटियर्स पे होंगे, जो बॉर्डर पे रेबिलियंस होंगे वो छोटे होंगे, स्मॉल स्केल होंगे, और दूसरी बात वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, ज्यादातर अनऑर्गेनाइज रहेंगे, यानी कि कोई प्रॉपर लीडर नहीं होगा, या हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से कोई एक सेट स्ट्रैटेजी नहीं है कैसे इनको लीड करना है, कैसे इनको हमें अटैक करना है ब्रिटिशर्स को, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी यहाँ देखने को ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज अपराइजिंग्स होंगे। तो ये तो कॉजेज हो गए मेनलैंड। अब आते हैं कॉजेज क्या थे फ्रंटियर आपके ट्राइबल लीडर्स के। देखो यहां पर क्या रीजन था, वहां तो हमने देखा कि व्हाट वाज द मेन रीजन वाज लैंड एंड फॉरेस्ट, राइट, ये मेन रीजन था। लेकिन यहां पर क्या था? यहां पर मेन रीजन था ऑटोनॉमी, लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रिटी। एक तो यहां पर ये रीजन था ट्राइबल रिवोल्ट्स का। भाई ये लोग जो चाहते थे, देखो अंग्रेज जो है पहले मेनलैंड में थे, मेनलैंड के बाद ही वो ट्राइबल एरियाज में पहुंचे, है ना। ऐसा तो नहीं सकता कि पहले ट्राइबल फ्रंटियर से पहुंच जाते नॉर्थ ईस्ट के, भाई पहले घुसे हैं तो पहले ऑब्वियस सी बात है कि ये एरियाज जो है संथल और झारखंड वाला एरिया जो है यहीं पर रहेंगे वो, और फिर उसके बाद वो ट्राइबल वो फ्रंटियर्स पे जाते हैं, एकदम नॉर्थ ईस्ट के फ्रंटियर पे पहुंच गए। बट द पॉइंट इज दिस ओनली कि भाई वहां के जो लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं, अब वो ट्राइब्स का कनेक्शन दूसरे कंट्री के लोगों के साथ भी है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि एक तो उनके अंदर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी होने की एक वो चेष्टा होती थी कि हम पॉलिटिकली ऑटोनॉमस हैं। अब अंग्रेज जब वहां पहुंच रहे थे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर हर्डल्स लग रहे थे, उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा था, एंड दैट इज व्हाई दे वर बेसिकली रिवोल्टिंग। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, उनका खुद का कल्चर है, उनका खुद का रिलीजियस थॉट प्रोसेस है। यहाँ पर ये लोग जो है अंग्रेज जब इनके कल्चर को, इनके थॉट प्रोसेस को बदलेंगे तो जाहिर सी बात है कि रिवोल्ट करेंगे। तो मेनी फ्रंटियर ट्राइब्स had strong cultural and religious ties
that were threatened by the British interference. ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के थ्रेट हुआ, इंक्लूडिंग एफर्ट्स टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड इम्पोज फॉरेन लॉज। ठीक है ना, तो उनके ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से फॉरेन लॉज थोपा गया, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, है ना। डिफेंसिव रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश कंट्रोल। नाउ ट्राइब्स इन दीज एरियाज जो हैं ऑफन रेजिस्टेड द ब्रिटिश अटेम्प्ट्स टू एनेक्स देयर लैंड्स। हमेशा डेफिनेटली बात है, क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, इम्पोज टैक्सेस और मिलिटराइज द रीजन। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो उसको रेजिस्ट करते थे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं, जैसे ट्राइब्स हैड ट्राइबल एंड कल्चरल लिंक्स विद नेबरिंग कंट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई ट्राइब है तो वो ट्राइब अगर बॉर्डर स्टेट्स में रह रही है तो उसका कनेक्शन जो है या उसका कल्चरल कनेक्ट दूसरे कंट्री के ट्राइब के साथ भी होगा, है ना, क्योंकि पहले बॉर्डर्स तो ऐसे थे नहीं। तो जब आप आओगे और उनके ऊपर अपना रिलीजन थोपोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो दिक्कत यहाँ पर होगी। दूसरा, रिवोल्ट्स वेयर फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस, यानी कि यहाँ पर जो रिवोल्ट हो रहे थे बॉर्डर स्टेट्स में वो इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए हो रहे थे। यहाँ पर वो एग्रेरियन रीजन नहीं था, है ना, ध्यान रखना, यहाँ फॉरेस्ट बेस्ड या एग्रेरियन वाज नॉट द रीजन फॉर द मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो जो फ्रंटियर पे रिवोल्ट्स हुए थे, ट्राइबल रिवोल्ट्स, वो एग्रेरियन रीजंस के नहीं थे, वो आपके क्या थे, वो आपके पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए थे। ठीक है ना। ब्रिटिश अराइव्ड इन नॉर्थ ईस्ट लेटर देन मेनलैंड एरियाज। ठीक है ना, पहले मेनलैंड ट्राइबल एरियाज में ब्रिटिश थे, बाद में वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में आए हैं। फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स अंडर ब्रिटिश कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर टाइम देन द मेनलैंड। ध्यान रखिएगा, अब ऐसा क्यों हुआ, सोचने वाली बात है। आपको प्रीलिम्स में सवाल दे देगा कि भैया जो फ्रंटियर जो आपके ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे वो ज़्यादा लंबे समय तक चले इन कंपैरिजन टू मेनलैंड। क्यों? अब क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है, एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में, आप नॉर्थ ईस्ट में हो, वहाँ का टेरिटरी भी नहीं पता इतना, वहाँ का आपको इतना ज्योग्राफी का भी आइडिया नहीं है, और ये लोग खास तौर से गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। ठीक है ना, अब देखोगे ये लोग आपको गुरिल्ला स्टाइल में वॉरफेयर करते हुए मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाट मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर द ब्रिटिशर्स की गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो आप देखोगे कि ये जो रिवोल्ट्स हैं ये ज़्यादा लंबे चले, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ब्रिटिशर्स का और इन लोग ट्राइबल्स का वो ज़्यादा लंबा चल देखते हुए आपको मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद नो संस्कृताइजेशन मूवमेंट्स अमंग द फ्रंटियर ट्राइबल्स। इसका मतलब क्या है समझा देता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन मतलब क्या, संस्कृत लैंग्वेज से। और संस्कृत लैंग्वेज कौन बोलता था, किसकी ये लैंग्वेज होती थी, ब्राह्मणों की। तो बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पर नो संस्कृताइजेशन मूवमेंट्स अमंग फ्रंटियर ट्राइबल्स। फ्रंटियर ट्राइबल्स यहाँ पर कोई भी संस्कृताइजेशन मूवमेंट नहीं चला रहे थे कि ब्राह्मणों में कन्वर्ट होना है एटसेट्रा। ठीक है, मेटीज ऑर्गेनाइज, मेटी ने क्या किया था, मेटीज ने ऑर्गेनाइज किया था एक मूवमेंट अगेंस्ट द माल प्रैक्टिसेस ऑफ न्यू वैष्णवाइट ब्राह्मण्स, यानी कि न्यू फॉर्म ऑफ जो हिंदुज्म था उसके खिलाफ यहाँ पर मेटीज ने ये एक तरह का यहाँ पर क्या किया था, मूवमेंट भी शुरू किया था। ये इनके खिलाफ जो न्यू वैष्णवाइट ब्राह्मण्स थे, न्यू फॉर्म ऑफ हिंदुज्म जो था उसके खिलाफ मूवमेंट भी शुरू किया था ड्यूरिंग द चूरचंद महाराजाज रूल। जब इस महाराजा का रूल था, चूरचंद महाराजा का रूल था, तो उस वक्त आप देखोगे तो मेटीज ने यहाँ पर एक मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। और ये मूवमेंट आप देखोगे किस लिए है, ताकि जो भी यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस थी किसकी, न्यू फॉर्म ऑफ हिंदुज्म की, दैट इज न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट्स, उनके खिलाफ यहाँ पर ये मूवमेंट किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नो संस्कृताइजेशन यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, नो संस्कृताइजेशन मूवमेंट, यानी कि कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं था जो ब्राह्मणों को या फिर संस्कृताइजेशन को प्रमोट कर रहा हो, ऐसा मूवमेंट नहीं था। इनफैक्ट मेटीज उसको खत्म करने की बात जरूर करते थे। तो नो संस्कृताइजेशन मूवमेंट्स अमंग द फ्रंटियर ट्राइबल्स, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं चला रहे थे जिसमें संस्कृताइजेशन हो। और दूसरी बात, मेटीज ने ऐसा मूवमेंट चलाया अगेंस्ट द माल प्रैक्टिसेस ऑफ न्यू वैष्णवाइट ब्राह्मण्स ड्यूरिंग दिस महाराजाज रूल। इनका यहाँ पर नेचर क्या था, मोर लोकलाइज था, है ना, इनका लोकलाइज है और स्पोरेडिक है और गुरिल्ला स्टाइल को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कॉजेज हो गए फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स कैसे हुए थे। देखिए, ट्राइबल सॉलिडारिटी बेस्ड ऑन एथनिक टाइज। अब ये सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं कि भाई इनका नेचर क्या था इन ट्राइबल रिवोल्ट्स का। ऑब्वियस सी बात है ना, इनका नेचर कैसा होगा, एथनिक टाइज, यानी कि जो ट्राइबल के लोग हैं उनके ही कस्टम्स उनके ही हिसाब से ही होगा, है ना। तो ट्राइबल सॉलिडारिटी बेस्ड ऑन एथनिक टाइज, तो ये लोग जो लड़ रहे थे, ट्राइबल रिवोल्ट करते थे, इनका टाइज, इनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ एथनिक ही था, है ना। दूसरी बात, वॉयलेंस अगेंस्ट मनी लेंडर्स। अब इनका जो रिवोल्ट था वो मनी लेंडर के खिलाफ था। इनका जो यहाँ पर रिवोल्ट वायलेंस था वो ट्रेडर्स के खिलाफ था, लिंक्ड टू दी कोलोनियल गवर्नमेंट। तो वो ट्रेडर्स और वो मनी लेंडर्स जो यहाँ कोलोनियल गवर्नमेंट से लिंक्ड थे उनके खिलाफ यहाँ पर ये वॉयलेंस, एक इनका ये यहाँ पर नेचर हो गया ट्राइबल रिवोल्ट का। फिर उसके बाद दे वर रिसेंटमेंट अगेंस्ट द लॉज इम्पोज्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एज डिस्ट्रॉइंग ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर फॉरेन गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेज जो भी ऐसा यहाँ पर लॉज लेके आ रही थी जो कि उनके ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क को डिस्ट्रॉय करेगा, वो उसके खिलाफ यहाँ पर रिसेंटमेंट दिखा रहे थे। एज सिंपल एज दैट, अपराइजिंग लेड बाय मसिया लाइक फिगर प्रमोसिंग टू एंड सफरिंग कॉज्ड बाय आउटसाइड। तो अपराइजिंग्स जो इन ट्राइबल रिवोल्ट्स में होगी वो किसके द्वारा होगी, ऐसे लोग जो अपने आप को मसीहा लाइक फिगर बोलेंगे कि हम तो गॉडली पावर हमारे पास है, हम मसीहा हैं, हम भगवान के रूप में साक्षात उतर के आए, ऑल दीज थिंग्स।
तो बेसिकली अपराइजिंग्स जो यहाँ पर हो रही थी ट्राइबल की, वो ऐसे हो रही थी, ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे लोग लीड कर रहे थे इनकी अपराइजिंग्स को जो अपने आप को मसीहा लाइक फिगर बताते थे और प्रॉमिस करते थे कि भाई हम तुम्हारी सफरिंग्स को एंड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आपने एक नाम सुना होगा इतिहास में, अल्लूरी सीताराम राजू का, उनका भी यही कहना था कि भाई हम छाती में गोली खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, है ना, हम लोगों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्राइबल अपराइजिंग्स डेफिनेटली अनसक्सेसफुल रही, है ना, क्यों? क्योंकि इनके पास आउटगन्स थे, दूसरी बात इनके पास मॉडर्न टेक्निक भी नहीं थी। दैट इज वाई ट्राइबल रिवोल्ट जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे सक्सेसफुली, मतलब उसको सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करते हैं। ये लिस्ट है दोस्तों जिनको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। देखो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इन 12 को डिस्कस करेंगे, 10 ये वाले और 2 ये वाले। यानी कि आप देखिए तो यहाँ पर आपको पहाड़िया रेबेलियन मिलेगा, इनफैक्ट और भी है, हम अभी और भी इसमें जो नहीं लिखे एक दो और भी डिस्कस करूंगा आपसे। देन देखिए चुआर अपराइजिंग्स, कोल म्यूटनी, हो एंड मुंडा अपराइजिंग्स, संथल रेबेलियन, खोंड अपराइजिंग, रिवोल्ट, भील रिवोल्ट, कोली राइजिंग्स, रामोसी राइजिंग्स। अब देखिए इसमें कौन कौन से कैसे आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे जरा आप देखिएगा। आप इसे रामोसी अपराइजिंग्स इंपॉर्टेंट है, लगा सकते हो उस पर, ठीक है। फिर आपका संथल रेबिलियन इंपॉर्टेंट है, लगा सकते हो। मुंडा अपराइजिंग्स इंपॉर्टेंट, लगा सकते हो। चुआर अपराइजिंग्स इंपॉर्टेंट है, लगा सकते हो, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से हैं आपको, जैसे भील रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है, लगा सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो खासी अपराइजिंग्स हो गया, सिंगफोर्स रेबिलियन हो गया, तो ये आपके कौन से हैं जो आपके फ्रंटियर में हुए थे, बॉर्डर पे हुए थे, वो ये दो ले हैं। ये आपके देखोगे तो मेनलैंड वाले हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके इनको यहाँ डिस्कस करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक लाइन, दो लाइन के हैं, ज्यादा है नहीं। आइए शुरू करते हैं। देखिए रिवोल्ट बाय तिलका मांझी। अब ये रिवोल्ट जो है आपके उसमें लिखा नहीं था, मैं आपको बता देता हूं। अच्छा दूसरी बात, ये जो यहाँ पर ये रिवोल्ट लिखा था इसको आप लोग किताब से देख लीजिएगा, पहाड़िया रेबेलियन, कुछ ज्यादा है नहीं दोस्तों। आई होप समझ, आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि क्यों ये ट्राइबल रिवोल्ट हुए। आपको ये कंसेप्ट समझना था कि मेनलैंड रिवोल्ट और कैसे ये फ्रंटियर रिवोल्ट्स कैसे अलग थे, ये कंसेप्ट समझ लिया आपने। मोटा मोटा आपने समझ लिया कि कोई भी ट्राइबल रिवोल्ट होगा तो उसका नेचर क्या था, तो उसका नेचर यही होगा, चाहे कोई भी ट्राइबल रिवोल्ट हो उसका कैरेक्टरिस्टिक यही होगा। इसी वजह से वो लड़ रहा था, क्योंकि उसका कल्चर दिक्कत में था, उसके फेथ दिक्कत में था, उसके ऐसे लॉस बन रहे थे जो उसका कल्चर दबा रहा था, है ना, वायलेंस हो रहा था मनी लेंडर्स के खिलाफ, उनकी एथनिक टाइज पे ये मूवमेंट बैठा हुआ था, है ना, अपराइजिंग्स हो रही थी, ऐसे लोग लीड कर रहे थे जो अपने आपको मसीहा लाइक फिगर बताएंगे। तो ये आपको मोरलेस सभी रिवोल्ट्स में देखने को मिलेगा। तो कंसेप्ट इज क्लियर, नाउ इट इज अबाउट फैक्ट्स। चलिए अब जैसे यहाँ पर रिवोल्ट लेड बाय तिलका मांझी। नाउ तिलका मांझी और मांझी लेड अ रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द संथल परगना। तो यहाँ पर अब आपको एरिया पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में यही होगा कि तिलका मांझी का रिवोल्ट कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए संथल परगना। ही वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड कंडक्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने किया और ब्रिटिश की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी इससे यहाँ पर ये अगेंस्ट थे तिलक मांझी, ठीक है ना, तिलक मांझी। नाउ ही अटैक द बोट्स को अटैक किया, ब्रिटिश की ट्रेजरी को लूटा, और ये जो लूट थी जो करके आए थे वो गरीबों के साथ वो शेयर करते थे, ठीक है, तिलक मांझी का। अब इसके साथ इसके बाद क्या किया, इन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया विद द पहाड़िया सरदार, जिनको क्या कहा गया, अटैक किया गया, मतलब इन्होंने अलायंस फॉर्म किया पहाड़िया सरदार के साथ और अटैक्ड भागलपुर एंड राजमहल, बिहार का एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया। ब्रिटिश कैप्चर्ड एंड हैंग तिलका इन, तो ये तिलका मांझी इनको यहाँ पर पकड़ के फिर हैंग कर दिया 1786 में। कंसिडर्ड द फर्स्ट आदिवासी लीडर टू टेक, ऐसा माना जाता है कि ही इज द फर्स्ट आदिवासी लीडर जिन्होंने हथियार उठाए थे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। रिवोल्ट का रीजन क्या था, अगेन सिंपल रीजन है, आपको हर जगह मोरलेस वही रीजन देखने को मिल रहा है। एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, एक्सटॉर्शन था, हरासमेंट था बाय रेवेन्यू कलेक्टर्स, ज्यादा रेवेन्यू दो हमको। पुलिस जो है वो भी यहाँ पर को हरास कर रही थी, लैंडलॉर्ड्स भी हरास कर रहे थे, और दूसरी बात 1770 में जब सूखा पड़ गया की वजह से स्टारवेशन हो गया, ठीक है। फिर आता है तमार रिवोल्ट, इसको भी मैंने इस लिस्ट में नहीं लिखा था, 1798 का। ट्राइबल्स जो थे तमार के और छोटा नागपुर रोज इन रिवोल्ट अंडर द भोलानाथ सहाय। तो ये लीडर का नाम हो गया। आपको तमार रिवोल्ट पता होना चाहिए, सीधे सीधे आपको लीडर का नाम पता होना चाहिए, आपको एरिया पता होना चाहिए। अब इसके बाद इसका रीजन क्या है, रिवोल्ट वाज अ रिएक्शन टू फॉल्टी एंड द एलियन सिस्टम बाय ब्रिटिश। तो ये तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया ना कि भाई फॉल्टी रीजंस, फॉल्टी पॉलिसी तो उनकी सारी ही थी अंग्रेजों की, उसके खिलाफ यहाँ आवाज उठ रही थी। मुंडा ट्राइबल्स, देयर चीफ्स ज्वाइंट फोर्सेस, जो मुंडा ट्राइब्स के लोग थे वो इन अपनी फोर्सेस के साथ ज्वाइन कर लेते हैं भोलानाथ को अगेंस्ट द डिकूज, ठीक है। तो इनके खिलाफ जो है आवाज उठा लेते हैं वो, यानी कि मुंडास भी ज्वाइन कर जाते हैं। रिवोल्ट वो सप्रेस, रिवोल्ट को सप्रेस, सारे रिवोल्ट सप्रेस होंगे, कोई रिवोल्ट ऐसा सक्सेसफुल हो पाएगा क्या, है ना। तो रिवोल्ट सप्रेस कर दिया गया बाय एन एक्सपीडिशन लेड बाय पर। ये नाम इंपॉर्टेंट, इसलिए तमार रिवोल्ट ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इस लिस्ट में नहीं था लेकिन फिर भी अपन ने इसको कवर किया।
ठीक है, तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एरिया तमार रिवोल्ट का, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को, ठीक है, बाबा तिलका मांझी है, तो दोनों ही हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, तिलका मांझी एंड तमर रिवोल्ट। अब देखो इसको याद करने का तरीका यही है, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ, नाम लिखो एक तरफ, फिर उसके बाद उसके लीडर का नाम लिखो, फिर आप एरिया लिखो और फिर रीजन लिखो, दैट इज द ओनली वे दोस्तों। बहुत ज्यादा फोकस आपको ईयर पे नहीं करना, बस मोटा मोटा ही पता होना चाहिए कब हुआ है, पहले हुआ है कि बाद में, ठीक है। चुआर अपराइजिंग्स, नाउ जंगल महल रिवोल्ट, महाल रिवोल्ट बंगाल में हुआ था, पहले तो ये चीज क्लियर, ठीक है। नाउ जंगल महल एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है बिटवीन छोटा नागपुर एंड बंगाल, ठीक है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हुआ करती थी, जहां पर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, एक जगह थी, ठीक है। चुआर्स वेर भूमिज ट्राइबल्स हु सेटल्ड इन मिदनापुर, अनकूरा एंड पुरलिया डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली ये चुआर्स थे, यहाँ पर सेटल्ड थे, राइट। नाउ दे वर फार्मर्स, बेसिकली जो यहाँ पर चुआर अपराइजिंग्स हैं, ये जो चुआर्स हैं, ये बेसिकली फार्मर्स हुआ करते, ये हंटर्स होते थे एंड दे वर्कड अंडर लोकल जमींदार, लोकल जमींदार के अंडर ये काम कर रहे हैं, ठीक बात है। अब ये जो जंगल जमींदार थे, जब लोकल जमींदार खत्म हुए, जंगल जमींदार आए, जंगल जमींदार हायर्ड लोकल गार्ड्स। अब जो जंगल जमींदार आ गए तो उन लोगों ने क्या किया, लोकल गार्ड्स को हायर कर लिया, जिनको पैक्स कहा गया, पैक्स, हेड पैक्स वो आल्सो नोन एज सरदार्स, ठीक है। अब चुआर अपराइजिंग्स अकर्ड इन फेजेस, कई सारे फेजेस में चुआर अपराइजिंग हुई थी। पहली जो रेबेलियन हुआ वो आप देखोगे एज अ रिएक्शन टू इंक्रीज्ड रेवेन्यू ऑफ द जंगल जमींदार। अब जो जंगल जमींदार थे वो ज्यादा रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर पहला रेबेलियन हुआ। और दूसरा आप देखोगे पहला हुआ जो डिमोलिशन ऑफ द मड फोर्ट, तो यहाँ पर जो इन ट्राइबल्स के मड फोर्ट हुआ करते थे उनको यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, दैट इज वाई ये चुआर्स ने यहाँ पर प्राइजिंग जो है करी है, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया, पहली चीज तो एरिया आपको क्लियर होना चाहिए, दूसरा आप इनके रीजन भी समझ रहे हो कि तो ये चुआर्स थे, ये है कौन, ये फार्मर एक होते थे, है ना, जमींदार के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये जंगल जमींदारों की बात आएगी तो जंगल जमींदारों ने क्या किया, लोकल गार्ड्स रखना शुरू किए, ये लोग ज्यादा रेवेन्यू डिमांड करने लगे थे और इनके मड फोर्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। अब ये जो चुआर अपराइजिंग हुई तो किसके अंदर हुई, पहले हु वाज द लीडर, यहाँ देखिएगा नाम है दुर्जन सिंह, 1790। दुर्जन सिंह जो है आप देखोगे ये जमींदार थे ऑफ रायपुर, राइट, फ्रॉम विच ही वाज डिस्पोज्ड, उनको उस जमींदारी से हटा दिया गया था, ओइंग टू द ऑपरेशंस ऑफ बंगाल रेगुलेशन, ठीक है। तो दुर्जन सिंह को बेसिकली यहाँ पर हटा दिया गया था, जमींदार थे पहले। इन 1798 हुआ क्या, इनके फॉलोअर्स यानी दुर्जन सिंह के बॉडी ऑफ 1500 चुआर्स इंडल्ज इन वायलेंट एक्टिविटीज इन रायपुर, रायपुर में एक वायलेंट एक्टिविटी यहाँ पर होती है, ठीक है, टू हॉल्ट द ऑक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ रायपुर, द रिवोल्ट वाज ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। तो अब आपको समझना ये है कि ये जो आप देख रहे हो ऑपरेशंस किसके, ओइंग टू द बंगाल रेगुलेशन, बंगाल रेगुलेशन के चलते ये यहाँ पर उनको डिस्पोजेस कर दिया। और भी कौन कौन से लीडर हैं, मधाब सिंह, राजा मोहन सिंह, लक्ष्मण सिंह, ये यहाँ पर लीडर्स हैं जो बेसिकली इनके साथ यहाँ पर और भी इस चुआर अपराइजिंग्स में, अपराइजिंग्स वेर कॉज्ड बाय क्लैश ऑफ वेज, राइट। द टर्म चुआर इज कंसिडर्ड डेरोगेटरी बाय सम हिस्टोरियंस, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं भाई ये वर्ड जो है गलत है, ये इसकी जगह यहाँ पर जंगल महाल रिवोल्ट कहा जाता है, ये जंगल महाल का रिवोल्ट था, है ना। जंगल जमींदार जो वहां पर आ गए थे और महाल जो वहां पीजेंट होते थे महाल, उनके बीच का यहाँ पर ये रिवोल्ट हो गया, इस प्रकार की जो बात यहाँ पर है बोली गई, क्लियर हो गया। आई होप ये बात समझ में आ गई। कोल मुटनी की बात करेंगे, एज सिंपल एज दैट, एरिया आप देख रहे हो कहाँ पर ये हुआ, ये रेड वाला पोर्शन, ठीक है। तो कोल्स जो है ये along with other tribes inhabit छोटा नागपुर एरिया में रहते हैं कोल्स। ट्रबल स्टार्टेड विद लार्ज स्केल ट्रांसफर्स ऑफ लैंड टू आउटसाइडर्स एंड ऑपरेसिव टैक्सेस। अब ये क्यों हुआ कोल म्यूटिनी, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी जमीनें थी वो जमीनें किसी दूसरे आउटसाइडर को देने लग गए थे, है ना, एंड ऑपरेसिव टैक्सेस उन पर लग रहे थे, राइट। सो ब्रिटिश जुडिशियल एंड रेवेन्यू पुलिस ऑफिसर्स policies affected traditional social conditions. Now under the leadership of बुद्धो भगत, ये आपको पता होना चाहिए, now you should know about this, बुद्धो भगत, ये आपको पता होना चाहिए। नाम कोल आपको क्या पता होना चाहिए, कोल म्यूटिनी, कोल म्यूटिनी यार दिख गया, नाम पता चल गया और आपको एरिया पता चल गया, बस ज्यादा कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाओ, और कुछ है ही नहीं, है ना। बस यही है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धो भगत कोल रिबेल्स किल्ड एंड और बर्न्ड अबाउट 1000 आउटसाइडर्स, मिलिट्री ऑपरेशंस वर नीडेड टू रिस्टोर द ऑर्डर। बड़ा यहाँ पर तौबा हुई थी, मिलिट्री ऑपरेशन जरूरत पड़ी। अब यहाँ पर दो अपराइजिंग्स हैं, हो एंड मुंडा अपराइजिंग। अब देखो कैसे हुआ, देखो यहाँ पर आप देखोगे कि राजा ऑफ पराहत इसने हो ट्राइबल्स को ऑर्गेनाइज किया इन राजा ने टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंघभम, झारखंड में जो हो रहा था उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाने के लिए राजा ऑफ पराहत जो है वो हो ट्राइब्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। अब ये जो रिवोल्ट है ये कंटिन्यू होता है 1827, फिर उसके बाद 1831 में ज्वाइन किया गया इस रिवोल्ट को मुंडास के द्वारा। तो यहाँ पर जब ये शुरू होता है 1827 में,
तो उसको उसके बाद 1831 के में तब रिवोल्ट कंटिन्यूड अंटिल 1827 में हो का रिवोल्ट खत्म हो गया। वो यहाँ रिवोल्ट कर रहे थे, ट्राइब जो रिवोल्ट कर रहे थे ना अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ झारखंड में जो हो रहा था अंडर राजा ऑफ प्रहात, तो ये रिवोल्ट खत्म हुआ 1827 से। लेकिन 1831 में जो दोबारा शुरू हुआ तो इसको मुंडास ने ज्वाइन कर लिया टू प्रोटेक्ट द न्यू फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी एंड एंट्री ऑफ बंगालीज, राइट। इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई जो हम प्रोटेस्ट करेंगे न्यू फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी के खिलाफ, ठीक है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट टू प्रोटेस्ट न्यू फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी एंड एंट्री ऑफ बंगालीज जो यहाँ हो रही है। नाउ रिवोल्ट वाज एक्सटिंग्विश्ड इन 1832। रिवोल्ट जो 1831 में हुआ मुंडास का उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन वो ऑपरेशंस कंटिन्यू टिल 1837। इनका ऑपरेशन चलता था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ 1819 टू 1900 के बीच में इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुंडास इन द रीजन साउथ ऑफ रांची वाज अंडर बिरसा। अब यहाँ पर बिरसा मुंडा के अंदर आप देखोगे तो ये मुंडास का यहाँ पर उदय होता है, राइट। एंड ये जो आपका उलगुलन वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग्स इस पर्टिकुलर पीरियड में होती है 1860 टू 1920 के पीरियड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक नाम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उलगुलन, ठीक है। उलगुलन वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं जो इस पर्टिकुलर पीरियड में होती है। नाउ रेबेलियन व्हिच बिगन एज अ रिलीजियस मूवमेंट, ये आपका एक रिलीजियस मूवमेंट की तरह शुरू हुआ था, gathered political force to fight against introduction of feudal tenures and expansion by money lending। तो सब जगह आप देखोगे मोरलेस वही रीजन है ना, कि भाई ये आपका देखने को मिल रहा है कि भाई फ्यूडल लॉर्ड्स का ऑपरेशन है, जमींदारी टेन्योर्स बड़े ही यहाँ पर लंबे लंबे, वॉट एवर इट इज, कुल मिला के लॉस ऑफ द ट्राइबल पीपल है। तो मुंडास क्लेम छोटा नागपुर as their area in 1879, British armed forces were then deployed, बिरसा was captured and then imprisoned, ठीक है। तो बिरसा मुंडा, आप इनका जन्मदिन किस दिन को मनाते हैं, या इनफैक्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि बिरसा मुंडा की जन्म तिथि को हम किस डे की तरह मनाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है। तो ये आपका हो एंड मुंडा, तो आप समझ रहे होगे ना, इट्स सो फैक्चुअल एंड इट्स इम्पॉसिबल, नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप सबके रीजन भी याद कर पाओ, है ना। सबके रीजन भी याद करना बहुत मुश्किल है। तो कुल मिला के आप क्या कर सकते हो कि आप, मैंने कहा ना, आप चार्ट बनाइए, ठीक है, आप चार्ट बनाइए, ठीक है, और चार्ट बना के आप फिर को याद करने को। संथाल रेबेलियन 1855 टू 56 अगेंस्ट जमींदार्स हुआ, एज सिंपल एज दैट। जमींदारों के खिलाफ ये मूवमेंट शुरू हुआ। संथाल्स बेसिकली ये आपके एक एग्रीकल्चरिस्ट पीपल थे और ये राजमहल एरिया में मूव करते हैं जो 1770s के अराउंड, और ये अपना नोमैडिक लाइफ को गिव अप करके क्या करना चाहते थे, ready to clear forest and plow land and grow crops। तो बेसिकली ये एक एग्रीकल्चरिस्ट पीपल थे, राइट। नाउ अब डिस्प्यूट जो है वो यहाँ पर संथल्स और पहाड़ियास के बीच में हुआ। ब्रिटिश ने यहाँ पर फॉर्म किया क्या, दामिने को 1832 में, कि भैया इनके जो बीच का डिफरेंसेस है उसे कॉम्प्रोमाइज किया जाए, इन दोनों ग्रुप्स को यहाँ पर शांत किया जाए। संथल्स ग्रेजुअली लूजिंग लैंड, धीरे धीरे संथल्स की जमीन जा रही है। अब वो एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं, उनकी जमीनें जा रही हैं, कैसे खाए पिएंगे, है ना। दे वर्कड ऑन एंड ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। ऐसे में कब ये हुआ, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो आया था 1793 में, इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे, इस चैप्टर में नहीं है लेकिन आगे चल के देखेंगे हम लोग कि परमानेंट सेटलमेंट जो था वो, उसको परमानेंट सेटलमेंट क्यों बोल रहे थे, बिकॉज फिक्स्ड एक्ट, फिक्स्ड एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम वहां पर बन गया था, परमानेंट सेटलमेंट हो गया। ऑफ 1793 वाज डिजास्टर्स फॉर द एग्रीकल्चर। बेसिकली ये संथल रेबेलियन जो है इसीलिए हुआ भाई, कहाँ, अगेंस्ट जमींदार्स हुआ, और जिस तरह से वो रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे, एक तो वो हुआ, ठीक है, और ये मूवमेंट तब डिस्प्यूट कहीं और था, देन इट टर्न टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। अल्टीमेटली आप देखोगे रेबेलियन लेड बाय सिद्धू एंड कानू मुर्मू, इनके खिलाफ, इनसे ये मूवमेंट जो है यह लीड करते हैं। संथल रेबेलियन में ये दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिक्लेयर्ड एरिया बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल एज एन ऑटोनॉमस, इसको ऑटोनॉमस डिक्लेयर किया, बट ब्रिटिश ने इनको अल्टीमेटली 1856 में वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो कुल मिला के संथल्स एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे, वो मूव करते हैं राजमहल एरिया बिहार में लेट 1770s और 1880s के टाइम में। ये आप देखोगे अपनी नोमैडिक लाइफ खत्म करते हैं, एक सेटल्ड लाइफ शुरू करते हैं जहाँ वो खेती करना शुरू करते हैं, राइट। बट इनका डिस्प्यूट यहाँ पर पहाड़ियास से हो जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश फॉर्म को इस पर्टिकुलर टाइम में कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू ग्रुप्स। संथल्स ग्रेजुअली वो अपनी जमीन खोते जा रहे थे, एंड दैट इज वाई यहाँ पर आप देखोगे कि वो रिवोल्ट जो है वो कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ खोंड अपराइजिंग्स हैं, खोंड अपराइजिंग्स हैं, और दोस्तों हम लोग सिपाही म्यूटनी जो है वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बस यहाँ पर खोंड अपराइजिंग्स और कोया रिवोल्ट्स इन सबको खत्म करते हैं, फिर हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। देखिएगा खोंड अपराइजिंग सिंपल है, जल्दी देख लेते हैं। खोंड अपराइजिंग इस टाइम पीरियड में हुआ, तो खोंड्स ऑफ उड़ीसा में थे टू आंध्र प्रदेश, ये एरिया आपको पता होना चाहिए। रिवोल्टेड अगेंस्ट द कंपनी रूल के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। नाम इंपॉर्टेंट है राजा चक्र बिसोई, ये नाम ध्यान रखिएगा, खोंड अपराइजिंग के साथ जो नाम इंपॉर्टेंट है राजा चक्र बिसोई है। क्यों कर रहे थे, ऑब्वियसली
सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस, न्यू टैक्सेस, एंट्री ऑफ जमींदार, सब जगह मोरलेस सेम है। इंपॉर्टेंट है, नाम होना चाहिए। अपराइजिंग एंडेड विद चक्र बिसोई's डिसअपीयरेंस, चक्र बिसोई का डिसअपीयरेंस हो गया, पता ही नहीं चला। तो बेसिकली खोंड अपराइजिंग का जो नाम इंपॉर्टेंट है वो राजा चक्र बिसोई का नाम है। कोया रिवोल्ट्स की बात करेंगे तो ये आपका ईस्टर्न गोदावरी एंड ट्रैक रेबल्ड मल्टीपल टाइम्स बिटवीन दिस। तो कोया जो यहाँ पर आपके कोयाज हैं, जो यहाँ के ट्राइब्स हैं, ये आपके रिवोल्ट करते हैं गोदावरी के अराउंड, ईस्टर्न गोदावरी को देखने को मिलेगा। यहाँ पर खोंड सारा चीफ थे, ये ज्वाइन करते हैं। कंप्लेंट्स ऑपरेशन बाय, अब भाई क्या कंप्लेंट्स है? पुलिस ऑपरेशन कर रही है, मनी लेंडर्स ऑपरेट कर रहा है, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑपरेट तो कर ही रहा होगा। नाम इंपॉर्टेंट होगा, आफ्टर तोमा सोराज डेथ, तोमा सोराज डेथ, ठीक है ना, फोटो नहीं लगी है। अनदर रेबिलियन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय राजा अनत्यार। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है कोया रिवोल्ट्स। यही पूछ सकता है कि भाई कोया रिवोल्ट्स के साथ इनमें से कौन सा आदमी जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक तो ये याद है, ठीक है। हिल रिवोल्ट्स आपका वेस्टर्न घाट्स में हुआ, ठीक है, और रिवोल्ट कंपनी के खिलाफ था, सीधी बात है, फेमीन आ गया था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, ये हो गया। नाम पता होना चाहिए, गुरु गोविंद, गोविंद गुरु हेल्प्ड भिल्स ऑफ साउथ राजस्थान ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू फाइट फॉर भिल राज बाय 19, ठीक है ना। तो ये सिंपल हो गया, नाम पता होना चाहिए गोविंद गुरु, ठीक है, और एरिया होना चाहिए ये। कोली राइजिंग्स, अब कोली राइजिंग इसी जुड़ा हुआ है क्या? कोली लिविंग इन द भिल्स एरिया नियर भिल्स रिबेल्ड अगेंस्ट द कंपनी रूल इन 1829 और रिसेंटेड, सेम रीजन है भाई, सेम चीज है ना, कंपनीज रूल विच ब्रॉट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट एंड डिसमेंटलिंग ऑफ फोर्ट्स। तो कोलीज ने भी यहाँ पर क्या कर दिया? रिबेल्ड कर दिया। नाम ये इंपॉर्टेंट है, गोविंद गुरु, ये पता होना चाहिए, फिर रिवोल्ट के साथ ऐसे है। रामोसी अपराइजिंग्स, देखिए रामोसी की बात, रामोसी आप देखोगे तो हिल ट्राइब है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। फिर उसके बाद ये जो आप देखोगे कि ये रिसेंटेड पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, अंग्रेजों की पॉलिसी थी, उसको रिसेंट कर रहे थे। इनका लाइवलीहुड चला गया था, जब मराठास कैप्चर हो गए थे तो इनका लाइवलीहुड चला गया। लेकिन चित्तूर सिंह के अंडर 1822 में आप देखोगे तो इन्होंने, इन ट्राइब्स ने आप देखोगे कि प्लंडर किया अराउंड सतारा के अराउंड खूब प्लंडरिंग करा। 1825 से 26 तक अंडर उमाजी नायक एंड बापू त्रिम्बकजी, आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ? डिस्टर्बेंस होता रहा अंटिल 1829, लेकिन ब्रिटिश ने अल्टीमेटली क्या हुआ तो यहाँ पर खत्म कर दिया। ब्रिटिश फॉलोड पैसिफिस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स रामोसीज, रिक्रूटेड सम इनटू हिल पुलिस, और इन रामोसीज के बहुत सारे लोगों को हिल पुलिस में यहाँ पर रख लिया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ही इसको रोक रहे हैं। और ये दो जो है खासी अपराइजिंग, जो कि आपकी उसकी है, ट्राइब बॉर्डर वाले एरियाज की है, वो आपको सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, यानी कि ये बॉर्डर वाले एरियाज की। जैसे सिंगफोस रेबोलियन असम में हुआ था 1830 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पर जो नाम है वो चीफ निरांग फिडू इनका होगा 1843 के, ठीक है। फिर उसमें ये ट्राइब्स है, मिशमीज, खामपति, लुशाइज, ये सब रिवेल करते हैं अलग अलग टाइम में असम, ठीक है। खासी अपराइजिंग्स क्या है? यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू बिल्ड रोड लिंकिंग ब्रह्मपुत्र वैली टू सिलहट। इसको लोग यहाँ पर आउटसाइडर्स आ रहे थे, एंड आउटसाइडर्स का आना ट्राइबल्स के लिए सही बात नहीं है, मतलब ट्राइबल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर रिवोल्ट किया। यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट नाम है वह तीरथ सिंह, ये यहाँ ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर सबके नाम, खासी अपराइजिंग नाम याद कर रखिएगा, ईयर देख लीजिए अराउंड किसका था, ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया इंपॉर्टेंट है। खासी अपराइजिंग कहाँ हुआ और लीडर का नाम, सिंगफोस रेबोलियन कहाँ हुआ और लीडर का नाम। तो इसी के साथ अभी हम आज के इसको रोक रहे हैं। सिपाही म्यूटिनी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो सिविल अपराइजिंग्स थी उसको भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, दैट इज पार्ट 2, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं अपने लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय